शाहजहां को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और वहीं से उनकी विद्वत्ता का बखान प्रारंभ होता है। एक किंवदंती का मैं यहाँ अवश्य उल्लेख करना चाहूंगा जो पंडित राज जी की विद्वत्ता को सूचित करती है। जयपुर नरेश जयसिंह जी, वो इस बात से हमेशा परेशान रहते थे कि उनके दरबार में जो मुल्ला इत्यादि थे वो हमेशा दो बातें कहकर उन्हें परेशान या चिढ़ाया करते थे। एक बात तो वो कहते थे कि परशुराम जी ने 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, तो उन पर आक्षेप करते थे कि आप क्षत्रिय नहीं हो। जब 21 बार धरती क्षत्रियों से विहीन हो गई तो क्षत्रिय कैसे हुए? जयसिंह जी इस बात से बहुत परेशान थे। दूसरी चीज उन्होंने रखी कि अवधि जो है, सॉरी, जो अरबी जो भाषा थी वो संस्कृत से भी प्राचीन है। इन दो विषयों को लेकर के जयसिंह जी परेशान थे। तब उन्हें पंडित राज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, क्योंकि वो किसी ऐसे विद्वान की तलाश में थे जो इन दोनों बातों का जवाब उन्हें दे सके। प्रथम बात का कितना सुंदर जवाब दिया पंडित राज जी ने। वो उनको अपने साथ ले गए और उनसे जब शास्त्रार्थ कराया तो उन्होंने कहा 21 बार परशुराम जी ने क्षत्रियों से धरती को विहीन किया, तो आप कह रहे हैं कि फिर क्षत्रिय बचे ही नहीं, तो फिर जयसिंह जी ये क्षत्रिय कैसे हैं? तो इसका जवाब दिया पंडित राज जी ने और स्पष्ट किया कि यदि आप ये मानते हैं कि क्षत्रिय बचे ही नहीं थे तो फिर तो परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों को विहीन किया, ये बात भी असत्य हो गई। क्योंकि प्रथम बारी जब क्षत्रियों से विहीन कर दिया तो और क्षत्रिय बचे ही नहीं, तो दूसरी तीसरी 21 बार उनको अवसर कहां से मिलेगा? तो 21 बार की बात मिथ्या हुई, यानी कि क्षत्रिय थे। और द्वितीय बात के लिए जगन्नाथ जी ने कुछ समय मांगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अरबी भाषा का अध्ययन करूं, उसके बाद ही मुझे ये ज्ञात हो पाएगा। और उन्होंने, जयसिंह जी ने उन्हें आगरा भेजा, जहां उन्होंने क्या कहते हैं अरबी भाषा का अध्ययन किया और लौट करके आए। तो उन्होंने वहां उनके समक्ष एक दूदास नामक ग्रंथ का उल्लेख किया, जहां लिखा था कि जो मुस्लिम संप्रदाय है उन्हें हमेशा हिंदू धर्म के विपरीत ही आचरण करना है, हिंदू धर्म के विपरीत ही आचरण करना है। तब जगन्नाथ जी ने उनको उत्तर दिया कि इसमें स्पष्ट लिखा है कि मुस्लिम धर्मावलंबियों को हिंदू धर्मावलंबियों के विपरीत ही आचरण करना है, हिंदू धर्म के विपरीत आचरण करना है। तो उसमें स्पष्ट झलका कि हिंदू धर्म पहले से ही मौजूद था, धर्म मौजूद था तो भाषा भी मौजूद थी, और भाषा मौजूद थी तो तत्कालीन समाज की भाषा संस्कृत थी। तो स्वाभाविक है कि संस्कृत अरबी भाषा से प्राचीन है। तो इस बात से स्वयं शाहजहां भी काफी प्रभावित हुए। तो इस प्रकार भले ही किंवदंती है ये, लेकिन आप इसमें देखें कि उनकी विद्वत्ता झलकती है। जैसे मैं यहाँ कालिदास का उल्लेख करना चाहूंगा, कालिदास के विषय में भी किंवदंतियां थी कि वो महामूर्ख थे और जिस शाखा पर बैठे थे उस शाखा को ही काट रहे थे। बाद में जब उनका विद्युत्मा से विवाह हुआ और विद्युत्मा को ज्ञात हुआ कि ये तो अज्ञानी मूर्ख से उनकी शादी हुई है, तब उन्होंने काली का तप किया, और काली का तप किया, काली प्रसन्न हुई। और फिर जब वो वापस लौटे और दरवाजा खटकाया, तब विद्युत्मा ने प्रश्न किया, अस्ति कश्चित वाग विशेष है? तो कहा जाता है कि अस्ति कश्चित वाग विशेष से कालिदास ने 3 ग्रंथों की सृजन कर दिया, रचना कर दी। अस्ति उत्तर श्याम ऋषि देवता आत्मा हिमालयो नाम नागाधिराज है, यानी कि कुमार संभव। कश्चित से कश्चित कांता विरह गुरुणा, सबसे प्रसिद्ध प्रख्यात उनका ग्रंथ मेघदूतम। वाग विशेष से रघुवंश। तो भले ये किंवदंती हो, लेकिन कहीं ना कहीं कालिदास की विद्वत्ता को सूचित करती है। उसी प्रकार हम देखें कि ये किंवदंती जो भी है वो कहीं ना कहीं जो पंडित राज है, जगन्नाथ जी है, उनका यशोगान करती है। समय को तो स्पष्ट ही है, जब शाहजहां के आश्रित थे तो स्पष्ट है कि 1658 में उसका राज्याभिषेक हुआ, इतिहासकार एक मत है। 1666 में औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर लिया, तो पंडित राज जी का समय 17वीं शताब्दी का जो मध्य भाग है वो निश्चित रूप से स्वीकार्य है और मान्य है। अब रसगंगाधर संस्कृत साहित्य आकाश का दैदीप्यमान नक्षत्र। पंडित राज जी जैसी पवित्र आत्मा जो संस्कृत साहित्य को प्राप्त हुई, उससे निसंदेह संस्कृत साहित्य
यथा सचमुच में नितांत पवित्र हो गया। आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त के बाद शताब्दियों तक साहित्य शास्त्रीय प्रौढ़ चिंतन पद्धति पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई थी। हाँ, उस समय शब्द शक्तियों के लेकर के काफी काव्य संरचना हुई और उसी में विद्वद्गण यथा पूर्ण समय समर्पित कर देते थे। लेकिन पंडित राज जी के जो अरुणोदय हुआ, वहीं से फिर एक नव चेतना काव्य शास्त्र को प्राप्त हो गई। रस गंगाधर जो उनका ग्रंथ है, वो हमें प्राचीनतम से प्राचीनतम सिद्धांतों का बोध तो कराता ही है, नवीन से नवीन जो काव्य शास्त्रीय चेतनाएं हैं उनका भी बोध कराता है। अब देखें, जब ये ग्रंथ विद्वानों की विशेष चर्चा का विषय नहीं बना, क्यों? जैसा हमने स्पष्ट किया कि पंडित राज जी जगन्नाथ बहुत विद्वान, ब्रह्मांड दर्शन शास्त्र में निपुण। जैसा कि हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य में जब काव्य सृजन को लेकर के प्रतिस्पर्धा हुई तो भारवी, माघ और नैषद, उन्होंने दुरु ग्रंथों की रचना करी। नैषद ने तो कहा था, उन्होंने ऐसी ग्रंथियां रखी अपने काव्य में कि सामान्य जो पाठक है वो उसके ग्रंथ रत्न का अवगाहन नहीं कर सकता। अब पंडित राज जी ने भी दार्शनिक नव्य नवैक सिद्धांतों का समावेश कर इस काव्य शास्त्रीय संरचना को हमारे सम्मुख रखा, तो स्वाभाविक था कि विद्वानों की विशिष्ट चर्चा का विषय बनने से ये वंचित रह गया। किंतु आज मैं सप्त दिवसीय कार्यशाला से जुड़े सभी आयोजक मंडल सदस्यों को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने इस ग्रंथ को मंच पर आने का अवसर दिया और इतने विद्वान लोगों की सभा में इस पर चर्चा हुई और मैं इस ग्रंथ की ज्ञान सागर में अवगाहन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सका। निसंदेह सभी के लिए, हम सभी के लिए एक आशीर्वाद है, ये एक वरदान है जो हमें प्राप्त हुआ है इस कार्यशाला के मंच के माध्यम से। यदि हम बात करें कि जो अलंकार शास्त्री है, उन्होंने जो भी उदाहरणों को प्रस्तुत किया है वो किसी ना किसी दूसरी काव्य संरचनाओं से लिया है। लेकिन आप देखें कि जो पंडित राज है, उन्होंने जो भी अलंकार शास्त्रीय दृष्टांत या उदाहरण प्रस्तुत किया है, उसकी रचना, उसका सृजन स्वयं किया है, उसका वो अनुपम निदर्शन है। ऐसा कोई कवि अलंकार शास्त्र में बहुत ही, क्या कहते हैं, दुर्लभ होगा जिसने अलंकार शास्त्रीय सिद्धांतों का सृजन करके उनके उदाहरणों को भी स्वयं सृजित किया हो। लेकिन पंडित राज जी ने ऐसा किया और पंडित राज, जगन्नाथ जी के लिए जो पंडित राज हम उपाधि प्रयोग कर रहे हैं, ये स्वयं शाहजहां ने दी उनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर के। रस गंगाधर की विषय वस्तु की विवेचना के बारे में हम यदि बात करें तो सभी विद्वान लोग हैं, सभी इस विषय को अच्छी तरह से जानते हैं कि दो आनंद में विभक्त है और आज प्रथम आनंद जो है हमने यहाँ पर कार्यशाला में यथा विषय वस्तु के रूप में रखा है। प्रथम आनंद काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य के भेद, काव्य रस, जैसा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ जी कह के गए हैं, तो रस, भाव, गुण सभी का व्यापक विवेचन, व्यापक निरूपण तथा पंडित राज जी ने इस आनंद में किया है। तो स्वाभाविक है कि जब काव्य शास्त्रीय विवेचना होगी, काव्य शास्त्रीय समीक्षा होगी, तो सबसे पहले काव्य लक्षण को चर्चित किया जाएगा। मैं केवल यहाँ पर स्पर्श करूंगा क्योंकि विद्वान साथी हमारे अग्रज यथा विषय प्रस्तुता के रूप में यहाँ मंच पर उपस्थित हैं, तो वो विषय वस्तु का विस्तार से हम सभी के बीच प्रतिपादन करेंगे, निरूपण करेंगे। लेकिन फिर भी जो पंडित राज जी ने लक्षण दिया है उसका मैं स्पर्श अवश्य करूंगा। रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्द है काव्यम, रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द काव्य है। अब यानी कि यहाँ पंडित राज जी के मंत्रानुसार शब्द काव्य है, लेकिन उसकी एक विशेषता है, रमणीय अर्थ होना चाहिए। और रमणीय अर्थ कौन सा होगा? लोकोत्तर होगा। अब हमारे विषय प्रस्तुता हैं हमारे मध्य में, वो विस्तार से हमें
पंडित राज जी की इस विषय वस्तु की ज्ञान गंगा का अवगाहन कराएंगे। तो सभी को एक बार पुनः धन्यवाद, इस मंच पर मुझे आमंत्रित किया, और पुनः मैं ये निवेदन करता हूं संचालक महोदय से कि वो मंच को वापस उत्तरदायित्व धन्यवाद ग्रहण सर, करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत विस्तार से आपने अपनी बात रखी और आपने पूर्व पीठिका प्राय हमारे सभी प्रशिक्षार्थियों के सम्मुख रख दी। बहुत बहुत आभार। इसके पश्चात मैं आदरणीय जो प्रशिक्षक हैं उनसे निवेदन करूंगा कि बहुत कम समय में वो अपनी बात रखें। डॉक्टर जोरावर सिंह जी। धन्यवाद मृगांक। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सभी को? जी जी जी, आवाज आ रही है। ओम पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टुधिया वसु। डॉक्टर शिवानंद नौटियाल, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कर्णप्रयाग उत्तराखंड एवं आरडी एंड डीजे कॉलेज मुंगेर विश्वविद्यालय बिहार के संयुक्त तत्वावधान में यह जो 7 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है, इसके अध्यक्ष के रूप में हमारे पूज्य गुरुवर प्रोफेसर रमेश चंद्र भारद्वाज जी हम सभी के मध्य उपस्थित हैं। सर्वप्रथम गुरुवर को प्रणाम करता हूं। इस कार्यशाला के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु वैदिक शोध संस्थान या संस्कृत एवं भारत भारती अनुशीलन संस्थान, जो अपने आप में एक संस्कृत शोध के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान रखता है, वहां से हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं प्रोफेसर एनसी पंडा जी। गुरुवर को भी मैं प्रणाम करता हूं। विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली से श्रद्धेय गुरुवर प्रोफेसर सुमन कुमार झा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूं। और जिन्होंने अभी मेरे कार्य को बहुत आसान कर दिया है, बहुत सरल कर दिया है, विषय की पूर्व पीठिका जिन्होंने हमारे सामने उपस्थित की है, ऐसे इस आज के इस उद्घाटन समारोह के सारस्वत अतिथि के रूप में राजस्थान से हमारे मध्य उपस्थित हुए आदरणीय सुदर्शन गोयल जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। और जैसा कि मैंने जो एक व्हाट्सएप समूह बनाया गया उसमें देखा, और आज भी मैं यहाँ देख पा रहा हूं कि यह जो कार्यशाला स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए उनको ध्यान में रखकर आयोजित की गई थी, लेकिन यहाँ पर अनेक गुरुजन, अनेक महाविद्यालयों से सहायक आचार्य के रूप में जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे अनेक ज्येष्ठ जन यहाँ उपस्थित हुए हैं। अतः यह कार्यशाला एक शोध परिचर्चा का क्षेत्र भी बन गई है। तो यह मेरा परम सौभाग्य है कि भाई मृगांक मलासी ने और बड़े भाई विश्वजीत जी ने मुझे यह सौभाग्य प्राप्त कराया कि मैं आप सभी के सम्मुख पंडित राज जगन्नाथ जी के काव्यशास्त्रीय अवदान पर कुछ बातें कर सकूं। सर्वप्रथम तो जो मैंने पहले भी भाई मृगांक से भी कहा कि मैं कार्यशाला प्रशिक्षक नहीं हो सकता हूं, क्योंकि ऐसा विषय पंडित राज जगन्नाथ जी जैसा विद्वान और उनके द्वारा अत्यंत विद्वत्तापूर्ण जो रसगंगाधर की रचना की गई, उस पर अपने विचार व्यक्त करना, उस पर कार्यशाला में एक प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण देना, यह तो किसी अत्यंत विद्वान का कार्य हो सकता है। और मुझे यहाँ इस रूप में नियुक्त किया गया, जो मैं अनेकों से आयु की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से बहुत ही अल्प अवस्था में हूं। तो अतः मैं प्रशिक्षक की भूमिका में नहीं हूं। हाँ, ये है कि मैं विषय प्रस्तोता की भूमिका में हो सकता हूं, कि मैं चर्चा के लिए विषय को प्रस्तुत करूं, उस पर हम सभी मिलकर चर्चा करें। जो भी ज्येष्ठ जन यहाँ हैं
जो गुरुजन यहाँ इस कार्यशाला में रहेंगे उनसे यही निवेदन है, अगर मैं वेद की ऋचा के माध्यम से निवेदन करूं कि पुनंतु मा पितरः सुप्रवाचनाः, जो भी अत्यंत उत्तम उपदेश करने वाले गुरुजन यहाँ उपस्थित हैं, जो काव्य तत्व के मर्मज्ञ हैं, वो जहां भी हम त्रुटि करें, जहां भी हम उन गुत्थियों को समझने में कहीं स्खलित हो, कहीं हमारा ज्ञान न्यून हो, तो वहां पर वो अपने उत्तम उपदेशों के माध्यम से हमें अर्थों का अवगाहन कराएं, मध्य मध्य अपनी विद्वत्तापूर्ण टिप्पणियों से हमारा शोधन करें, हमारी त्रुटियों को दूर करें, हमें पवित्र करें, ऐसी मेरी आकांक्षा रहेगी। और अन्य सभी से भी एक आकांक्षा है, जैसा कि कहा जाता है हमारे ग्रंथों में, नीति ग्रंथों में भी कहा है कि गच्छतः स्खलनम क्वापि भवत्येव प्रमादतः, कि प्रमाद से स्खलन होता ही है, कहीं असावधानीवश अज्ञानतावश त्रुटियां होती रहती हैं। लेकिन जो दूसरी पंक्ति है उसे मैं दूसरे रूप में कहना चाहूंगा, वहां तो ये है कि हसंती दुर्जनास्तत्र समादधति सज्जना, परंतु मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि जो हंसते हैं वास्तव में वो भी हमें अपनी त्रुटि का ध्यान कराते हैं। वो भले ही समाधान प्रस्तुत न कर पाए, भले ही ये करना न चाहें योग्य होते हुए भी, लेकिन वो इतना संकेत तो अवश्य दे देते हैं कि हमसे कोई ना कोई स्खलन हुआ है, कोई त्रुटि हुई है। तो ऐसा सभी से निवेदन है कि अगर कहीं त्रुटि हो और आप समाधान न करना चाहें अथवा न कर पाए, तो कम से कम हंस ही दें, ताकि मुझे पता चले कि मैं कहीं त्रुटि कर रहा हूं और उसे मैं देख पाऊं। तो सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, क्योंकि मुझे विषय प्रवर्तन बाद में करना है जब कार्यशाला का आरंभ होगा अध्यक्षीय भाषण के उपरांत, तो अभी केवल मैंने आग्रह किया था भाई मृगांक से कि क्योंकि सभी गुरुजन यहाँ उपस्थित हैं तो मैं एक बार उन्हें प्रणाम करता चलूं। तो इसलिए समस्त गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, उनके आशीर्वाद की आकांक्षा करते हुए आप सभी जनों का मैं धन्यवाद करता हूं। पुनः पुनः आप। धन्यवाद बड़े भाई साहब जोरावर जी। और बहुत सही बात जो आपने पहले भी कही थी कि हमारे गुरुजन यहाँ पर हैं, तो हम एक प्रकार से परीक्षा दे रहे हैं अपने गुरुवरों के समक्ष कि क्या हम जो अब कर रहे हैं इसमें जहाँ भी त्रुटि होगी वो आप हमें अवगत करवाएंगे। तो इसी क्रम में अब मैं हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर सुमन कुमार झा, जो साहित्य शास्त्र के, काव्य शास्त्र के विद्वान आचार्य हैं, श्री लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली से हमारे समक्ष हमारे एक निवेदन पर गुरुवर आ जाते हैं सदैव। तो गुरुवर को प्रणाम करते हुए मैं गुरुवर को आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर सुमन झा सर। आशा है मेरी आवाज सब तक पहुंच रही होगी। जी सर, जी जी। स्मृता पितरुणा तपम करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुतुषाम् वलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तत्सुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। सरस्वत्यास्तत्वं कवि सहृदयाख्यम विजयते। अत्यंत सौभाग्य का क्षण है, सौभाग्य का विषय है यह कि रस गंगाधर जैसे दुरूह, एक तरफ दुरूह भी कहें और दूसरी तरफ भारतीय मेधा और भारतीय चिंतन का जो सर्वोत्तम निधि है, प्रतिनिधि है, उस पर हमारे मित्रगणों ने और छात्रगणों ने ये प्रयास किया है। इसके लिए मैं सर्वप्रथम अत्यंत वर्धापन देता हूं, बधाई देता हूं। और मैं ये संकेत भी करना चाहूंगा कि चूंकि पिछले 22-23 वर्षों से पढ़ाते हुए काव्य शास्त्र के ग्रंथों को विश्वविद्यालयों में जो मेरा अनुभव रहा है, तो उसके आधार पर मैं अपने मित्रगणों से कहना भी चाहूंगा कि बड़े ही सतर्कता से और बड़ी सावधानी से इसका अध्यापन करिए, तो अत्यंत रस है, स्वारस्य है, वो प्रकट होगा। और अब मैं
अपने आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं इस सप्तदिवसीय कार्यशाला के हम सबके आचार्य आदरणीय भारद्वाज सर जी, प्रोफेसर NC पंडा सर जी और अन्य जितने विद्वान गण हैं। मैं अधिक समय न लूं क्योंकि बहुत से लोग वक्ता और हैं जो कि इसमें अपनी बात रखेंगे। और इस पूरी आयोजक जो समिति है, विशेष करके जो इसके संयोजक द्वय हैं, मुंगेर के विश्वजीत विद्यालंकार जी और हमारे प्रिय शिष्य मलासी, मृगांक मलासी और अन्य समस्त विद्वज अंतर्जाल से भी करीब 100 के करीब प्रतिभागी इसमें जुड़े हुए हैं। तो मैं सबको यथायोग्य प्रणाम करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, नमस्कार करता हूं। और संस्कृत विभाग शिवानंद नोटियाल महाविद्यालय और मुंगेर महाविद्यालय के द्वारा पहले भी कई संस्कृत के विषयों पर कार्यक्रम किए गए हैं ऑनलाइन माध्यम से भी। तो मैं आशा करता हूं कि आगे भी आप इस तरह के प्रकल्प अपने सुधीजनों के लिए, संस्कृत अनुरागी के लिए, छात्रों के लिए करते रहें। जहां तक रसगंगाधर की बात है तो बहुत सी बातें अभी हमारे अनुज जोरावर ने भी कहा और सुदर्शन जी ने भी बताया। जैसा मैंने कहा, रसगंगाधर भारतीय चिंतन का ही एक प्रातिनिध्य है। वह काव्य शास्त्रीय चिंतन तो है ही मूल रूप से। अगर समग्र भारतीय चिंतन को देखें तो जो 17वीं शताब्दी तक का चिंतन है हमारा, उस चिंतन का वो एक प्रकार का कहें नवनीत है। और आप देखेंगे इसलिए वो नवनीत है कि आप किसी भी तत्व का जो परिनिष्ठित चिंतन है वह रसगंगाधरकार ने रसगंगाधर में करके हमारे समक्ष प्रस्तुत किया और हमें दिया। और यही कारण है कि उनके बाद हम मानते हैं, भले ही आधुनिक काव्यशास्त्र में बहुत से काव्यशास्त्री हुए हैं जिन्होंने आधुनिक काव्यशास्त्र में बड़ा योगदान दिया है, लेकिन फिर भी जगन्नाथ जी का जो प्रतिपादन है, जो उनका निष्कर्ष है, जो उनकी शैली है नव्य न्याय की, वो अपने आप में आज भी प्रामाणिक है। उस पर कोई वाद विवाद या उसके आगे कोई नया चिंतन देने की जो परिकल्पना थी वह पूर्णता में रही। अब आप देखिए, अभी हमारे मित्रों ने उस संदर्भ में कहा, मैं मानता हूं कि पंडित राज जगन्नाथ जो पुराण इत्यादि में हम सुनते हैं, नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस तत्र सुदुर्लभा। तो ये सारे गुण एक साथ पंडित राज जगन्नाथ में मौजूद थे और वही कारण है कि उनके द्वारा इस तरह का प्रकर्ष, जिसको हम मानते हैं कि काव्यशास्त्र की जो परंपरा, एक तरह अगर हम भरत मुनि से लें और फिर या भामह से लें, नाट्य शास्त्र को भरत मुनि से ले लें और अगर भामह से लें काव्य शास्त्र की परंपरा को, जितने आचार्य हुए उन सबों के जो चिंतन है, जो मत है, उसका जो निचोड़ है, जो निष्कर्ष है, वह आके रसगंगाधर में पूर्णता को प्राप्त होता है। यह उस व्यक्ति की विशेषता है। अब देखिए, उसके लिए अगर हम उसमें एक तत्व को घटाएं जो समग्र भारतीय शास्त्र के संदर्भ में बात उठती है कि पंचांगकम ग्रंथः विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्षः तथोत्तरम निर्णयश्चेति पंचांगम शास्त्रे अधिकरणम स्मृतम। अब ये 5 तत्व पूर्ण रूप से रसगंगाधर में घटित होते हैं कि आप उस एक विषय को आपने लिया, उस पर जितने सारे संदेह हैं, संशय हैं, विषय उसका निवारण है, उसके सारे पूर्व पक्ष हैं, उत्तर पक्ष है, और फिर वह निर्णय है। क्या निर्णय है? तो चमत्कार वत्वम काव्यत्वम। आप शैली देखिए, जिस शैली को वामन ने कभी प्रारंभ किया होगा काव्यालंकार सूत्र में, रीतिरात्मा काव्यस्य विशिष्टा पदरचना रीति विशेषो गुणात्मा काव्यम ग्राह्यम अलंकारा सौंदर्यम अलंकार। तो जो शैली है कि हरेक शब्द का, हरेक प्रश्न का उत्तर देना, उस शैली को, और जो 17वीं शताब्दी का वह काल जिसमें गंगेश उपाध्याय जैसे आचार्य और नव्य न्याय के एक से एक महनीय आचार्यों ने वो शैली दिया हमारी शास्त्र परंपरा को, हमारी चिंतन परंपरा को, तो जगन्नाथ जी ने उस शैली में काव्य शास्त्र का प्रतिपादन कर, निरूपण करके उसको और प्रकर्ष बना दिया
और उस शास्त्रत्व के परिधि पे लाके उपस्थित किया जो उस समय की मांग थी। और वो कहते हैं, उनकी गर्भोक्तियां भरी पड़ी हुई हैं। अगर आप उनके काव्य रचनाओं को देखें और रसंगाधर को देखें तो खुद कहते हैं, निर्माय नूतन मुदाहरणानुरूपम काव्यम मयात्र निहितम न परस्य किंचित किम सिद्ध्यते सुमनसाम मनसापि गंधः कस्तूरिका जनन शक्ति भृता मृगेण। भाई, जिसके पास खुद गंध हो उसे कहीं अन्यत्र गंध की आवश्यकता के लिए भागने की आवश्यकता नहीं है। तो वह उस श्रेणी का पंडित और उस श्रेणी का विद्वान रहे हैं जिनके द्वारा इस तरह का प्रतिपादन किया गया। अब उसके बहुत से पक्ष हैं रसंगाधर के, अभी मुझे लगता है उतना विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, बहुत सी चीजें पढ़ाने के क्रम में जो उन्होंने हमें दिया कि भाई संलक्ष्य क्रम भी रसादी हो सकता है, ये भी उन्हीं का निरूपण है। काव्य में जहां आनंदवर्धन की परंपरा में उत्तम काव्य और मध्यम काव्य तक ही रहेंगे, या ध्वनि है, गुणीभूत है, विश्वनाथ ने भी उसी का समर्थन किया, मम्मट ने जरूर 3 भेद किया, लेकिन जगन्नाथ उससे भी आगे जाके 4 भेदाः प्रकीर्तिताः पुनश्च पंचममपि भेदः अधमाधममपि कर्तुं शक्यते। और उनका निरूपण देखिए, उस निरूपण में आपके जितने मन में जितनी शंकाएं हों, जितने प्रकार के संदेह आपके मस्तिष्क में आज उत्पन्न हो रहे होंगे, पंडितराज जगन्नाथ जी को इनका सारा भान 17वीं शताब्दी में ही था कि कल 21वीं 22वीं शताब्दी में हमारे और आपके जैसे विद्यार्थी, प्रशिक्षक और शोधार्थी आएंगे जो हर जगह अपनी बुद्धि को अलग अलग तरीके से उसको देखेंगे। उन सबका समाधान उन्होंने 17वीं शताब्दी में करके दे दिया। ये उस विद्वान की प्रतिभा है, उनकी अंतर्दृष्टि है। आप करिए, जितनी आपको आज शंका है वो करके आप देखिए, आपका उत्तर मिलेगा रसंगाधर में। ये उस ग्रंथ की, और ये उस आदरणीय भारद्वाज सर को प्रणाम करता हूं, ये उस विद्वान की विशेषता रही है। इसलिए रसंगाधर को हम नवनीत मानते हैं, न केवल भारतीय काव्यशास्त्र परंपरा की, भारतीय साहित्य शास्त्र परंपरा की, बल्कि समग्र भारतीय शास्त्र परंपरा की। अब आप एक तत्व और देखिए, जो उन्होंने उदाहरण के लिए कहा, कितनी बारीकी है उनके उदाहरण में। जब ध्वनि का लक्षण आनंदवर्धन प्रस्तुत किया ध्वन्यालोक में, यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थम उपसर्जनीकृत स्वार्थो व्यंक्तः काव्य विशेषः सध्वनिरीति सूरिभिः कथितः। तो रसंगाधरकार का मन नहीं भरा होगा, उन्होंने इसी बात को उत्तमोत्तम काव्य के रूप में अपना लक्षण बना के प्रस्तुत कर दिया। शब्दार्थो यत्र गुणी भावितात्मानो कमप्यर्थम अभिव्यक्तः तदाद्यम आद्यम नाम उत्तमोत्तममिति। और उनके लक्षण देखिए, उदाहरण देखिए, चैता सविधे अप्यनिश्वरा सफली कर्तुम अहो मनोरथान दयिता दयिता ननाम भुजम दर मीलन नैना निरीक्षते। अब वो अहो शब्द की जो व्यंजकता है और वह जो ध्वनि में जिसको हम सिद्ध करते हैं, उसको इतनी सुंदर अभिव्यंजना रसंगाधरकार ने की। कल्पगता पिजसूतनु श्वासा संगम नया से संप्रति सा हृदय गतम प्रियपाणि मंदम आक्षिपति। अब आप देखिए, एक मंद शब्द का चमत्कार। भाई, आक्षिपति स्वभाववशात, परम कथम मंदम आक्षिपति अत्रैव अस्ति चिंतनम रसंगाधरकार से। तो मैं अधिक क्या कहूं, मैं तो इसको 22 वर्षों से पढ़ाते पढ़ाते और स्मृति मानस में सारा अंकित है। तो मैं अत्यंत वर्धापन देता हूं, बधाई देता हूं, अपने सभी मित्रों को और गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। और फिर से जो मेरा निवेदन था कि अत्यंत सतर्कता से, अत्यंत बारीकी से इसका अध्यापन करिए, और उसमें जहां हमारे सहयोग की आवश्यकता हो तो जरूर मुझे आप साग्रह करिए, तो हम भी उसके लिए समर्थ रहेंगे, तैयार रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं और पुनः वर्धापन देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर, आपने अत्यंत अल्प शब्दों में हमें बताया, और इस बात के लिए विशेष आपको प्रणाम कि जहाँ भी हम इस कहीं रस गंगाधरकार की जिस गुत्थी में हम उलझेंगे तो उसके लिए हम आपसे अवश्य निवेदन करेंगे। जरूर जरूर। तो अब इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
तो मात्र एक निवेदन मैंने आचार्य से किया और मैंने सर से कहा कि सर आपको आना है, और सर ने बिना किसी व्यवधान के मुझे कह दिया कि अवश्य मैं आशीर्वाद देने अवश्य पधारूंगा। और व्यस्ततम समय में से आचार्य ने समय निकाला। मैं ऐसे योग्य और हमारे यशस्वी आचार्य विश्वेश्वरानंद विश्व बंधु संस्कृत एवं भारत भारतीय अनुशीलन संस्थान पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एनसी पंडा सर को करबद्ध प्रणाम और आमंत्रित करता हूं कि सर आएं और अपने आशीर्वचन हमें प्रदान करें। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशु। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स्वदाधारः पृथिवीं मण्डलं व्यामुतेमं तस्मै देवाय हविषा विधेम। आज मैं सभी को इस मंच पर उपस्थित सभी को प्रणाम करता हूं। इस कार्यशाला 7 दिवसीय कार्यशाला आज प्रारंभ हो रहा है और इस कार्यशाला के अध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित हैं परम सम्माननीय प्रोफेसर रमेश चंद्र भारद्वाज जी, यशस्वी कुलपति महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल हरियाणा। बड़े अच्छे विद्वान हैं, सभी शास्त्र के पारंगत अध्येता विद्वान और हमारे अग्रज हैं प्रोफेसर भारद्वाज जी। मैं उनको नमन करता हुआ आज इस कार्यशाला में उपस्थित जो विद्वान हैं, जैसे प्रोफेसर सुमन कुमार झा जी अभी वक्तव्य दे रहे थे, लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय विद्यापीठ नई दिल्ली, डॉक्टर जोरावर सिंह जी, डॉक्टर सुदर्शन गोयल जी, ये सारे मेरे पूर्व वक्ता रहे हैं। और रविंद्र बारमोला जी जो हमारे पंजाब विश्वविद्यालय साधु आश्रम के अध्यापक हैं ज्योतिष के। और जो सबसे मुख्य इसमें जिसको हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर मृगांक जी, तो मैं इन सबको नमन करता हुआ, इन सब का अभिवादन करता हुआ, स्वागत करता हुआ आप सबके समक्ष थोड़े से कुछ आशीर्वादात्मक शब्द रखना चाहूँगा। क्योंकि दरअसल मैं साधु आश्रम, जैसा आप जानते हैं कि पंजाब विश्वविद्यालय का एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। आज से नहीं, जब से देश स्वाधीन हुआ उससे पहले भी ये संस्थान था और आज भी है। सबसे बड़ी बात है कि पंजाब विश्वविद्यालय साधु आश्रम होशियारपुर विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु के नाम से भी जाना जाता है। विश्वबंधु ने जो कोई मुख्य डायरेक्टर थे उस समय, अब प्रथम डायरेक्टर रहे हैं, तो उनके द्वारा बहुत कुछ कार्य किया गया है। दरअसल ये वैदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। मैं केवल उन विद्यार्थियों के लिए कहता हूँ कि एक संस्था या संस्थान जो भी अपने जगह स्थित है, कार्य कर रही है, तो वो संस्था जो है हम सब के लिए वंदनीय है। मैं तो साहित्य का विद्यार्थी नहीं हूँ, फिर भी पिछले 15 साल से साहित्य पढ़ा रहा हूँ। और हमारे यहाँ तो प्राक शास्त्री आचार्य तब है नहीं, MA है, MPhil तो हट गया, PhD है। तो हमारे विद्यार्थी साहित्य अवश्य पढ़ते हैं, दर्शन पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, क्योंकि वैदिक पदानुक्रम कोश अगर आपने सुना है, देखा है, तो यही से प्रकाशित हुआ है, इसी साधु आश्रम से हुआ है। और इतना बड़ा कार्य आज तक शायद कहीं से हुआ, तो ये बहुत अच्छा कार्य यहाँ के इंस्टीट्यूट ने किया है, चाहे पंजाब विश्वविद्यालय का हो, चाहे हमारे दूसरे जो VVRI इसको कह सकते हैं, दोनों संस्था है, एक प्राइवेट है, एक यूनिवर्सिटी के साथ हम लोग हैं। तो कार्यशाला का नाम जब हम लेते हैं
कार्यशाला, क्योंकि कार्य को आगे बढ़ाने हैं। ये विधिवत रूप में जो भी प्रशिक्षण दिए जाएंगे आपको, प्रशिक्षण का अर्थ है केवल ये नहीं है कि कुछ भाषण हो जाएंगे, कुछ आप सुन लेंगे, ऐसा भी नहीं होता। मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में रहा हूँ बनारस में लगभग 15 साल। हमारे गुरुजी उस समय थे प्रोफेसर विद्यानिवास मिश्र जी, प्रोफेसर रमेश चंद्र शर्मा जी, बड़े बड़े विद्वान उस समय उपस्थित थे। तो हम लोग कार्यशाला उस समय प्रारंभ किया था। आप जानते हैं कि जैसे ये मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी एंड पैलियोग्राफी के ऊपर कार्यशाला हम लोगों ने प्रारंभ किया था उस समय, तो 21 दिन तक चलता रहा। बहुत सारे यूनिवर्सिटी में ये कार्यशाला हुए हैं। तो उसका एक अलग प्रसंग है कि कार्यशाला में किस प्रकार की, जैसे लिपियों की शिक्षा हम देते थे, आज भी कार्यशाला चलती रही है। तो यहाँ भी अब वो कुछ प्रैक्टिकल होता है, कुछ थ्योरी होता है, 2 भाग होता है कार्यशाला में। बच्चे कुछ अपना जैसे लिपि सीखेंगे, कुछ टिप्स सीखेंगे, लिखेंगे, दिखाएंगे, पढ़ेंगे मैन्युस्क्रिप्ट को, वो अलग विषय है। और यहाँ जो कार्यशाला है ये कुछ थियोरिटिकल है, उसमें भी जैसे कुछ बच्चे भाग लेंगे, मैं शिक्षक रहेंगे। प्रशिक्षक इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि प्रशिक्षक का अर्थ यही, कार्य यही होता है कि जितने भी प्रतिभागी रहेंगे सबको समान रूप से देखने का प्रयास अवश्य करेंगे, क्योंकि कोई भी हमारे अपने ही विद्यार्थी होते हैं और उनका जो प्रश्न होता है, और ये जो कार्यशाला है केवल ये नहीं है कि कुछ लंबे लंबे भाषण हो जाएंगे बस विद्यार्थी सुनते जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। किसी भी कोर्स को लेकर के अगर जिज्ञासा कोई प्रशिक्षण देंगे कि अलग अलग विषय पर, जैसे रसगंगाधर पर मैं आऊँगा, थोड़े से शब्द में बोलूँगा, तो उसके पर कोई भी ऐसा विषय को लेकर के जो भी गूढ़ विषय हो और जिसको हम जानते नहीं या और जानने के लिए प्रयास करेंगे। सभी ने पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि विद्यार्थी जितना भी है सबने कहीं ना कहीं काव्य प्रकाश हो, साहित्य दर्पण हो, सबने पढ़ा है। फिर भी पढ़ना और पढ़ाना और सीखना, और ऐसा भी नहीं है कि कोई कहेगा कि मैंने तो सब कुछ सीख लिया है, मैंने सब कुछ अध्ययन कर लिया है। सर्वे सर्वम न जानन्ति सर्वज्ञ अनुपपद्यते। सर्वज्ञ कहीं से पैदा नहीं होता। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ पढ़ा लिया, बहुत कुछ लिख लिया, ऐसा भी नहीं कह सकते। मैं दर्शन का विद्यार्थी रहा हूँ और आप कहेंगे कि भाई दर्शन का विद्यार्थी है, साहित्य किस लिए? मैं साहित्य पढ़ा रहा हूँ। यहाँ के MA के विद्यार्थी हैं, मैं पिछले 15 साल से साहित्य पढ़ा रहा हूँ। और वो ये नहीं है कि मेरे पिताजी कभी 30 साल पहले साहित्य के आचार्य, साहित्य के पंडित, उनको कंठस्थ था, साहित्य दर्पण उनको कंठस्थ होता, कभी भी किताब लेकर के पढ़ाते नहीं थे। जब भी वो पढ़ाते थे उनको कंठस्थ ही होता था, और संस्कार से हमें ये साहित्य का विषय मिला। और ऐसा भी हमने देखा कि घर में ये था कि आप पंडित की बात करते हैं कि पंडित क्या है, थोड़े बहुत, क्योंकि शास्त्र का अध्ययन तो होता रहेगा। और मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कहा, रसगंगाधर है क्या, कहाँ का है, क्या विषय है, बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ कहा जाएगा, बहुत कुछ विद्यार्थी हमारे सीखेंगे। थोड़े बहुत में केवल कुछ बात रख करके आपके सामने कि जैसे आप देखो, हम कहते हैं कि कवि शब्द है। अब धीरो मनीषी सब प्राज्ञ संख्यावान पंडितो कवि ही। अमर कोश ने क्या कहा कि धीरसी सब प्राज्ञ संख्यावान पंडिता कवि। जो पंडित को कवि कहते हैं। अब पंडित राज जगन्नाथ है, अब नाम तो पंडित है। आप कहेंगे भाई पंडित क्या है? पंडा अस्ति अस्ति पंडिता। अब मेरा नाम पंडा है, आप ये नहीं कि मैं पंडित हूँ, ऐसा भी नहीं है, हाँ? पर जो विद्वान होता है, और विद्वान सो ही देवा, जो विद्वान है वही देवता है। अब आजकल के बहुत सारे विद्वान हैं जिनको हम, जैसे गुरु पूर्णिमा, हम अपने गुरुओं को प्रणाम करते हैं, पूजते हैं, ये परंपरा रही है। काशी में, हम तो काशी में रहे हैं, इसलिए हमारी परंपरा यही रही है। तो विद्वानों को पूजना है, विद्वानों को सम्मान देना है, और विद्वानों के बीच में रह करके अध्ययन करना। गुरुकुल की परंपरा भी रही है हमारे, आज भी गुरुकुल की परंपरा, हमारे शिष्य लोग जाते हैं, बैठते हैं, सीखते हैं, ये परंपरा आज भी है। तो
तो पंडित जो होते हैं उनको कवि कहते हैं। ये अमर कोश का वचन है, आप अमर कोश उसको देखेंगे। धीरो मनीषी यज्ञ, धीरो मनीषी यज्ञ, ज्ञ प्राज्ञ संख्यावान पंडितो कवि। और दूसरी बात, जो कवि हैं, कवि के बारे में आप लोग बहुत जानते हैं कि अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति यदस्मै रोचते विश्वम तदेव परिपति। कवि तो वो भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, जो मन में आए बस काव्य के रूप में उसको लिख देता है। यही कवि की विशेषता है। अग्नि पुराण में ये वाक्य है, बहुत प्रसिद्ध है, सभी आप लोग जानते हैं कि कवि जो है प्रजापति है। अब प्रजापति क्या है? जो सृष्टि करता है, कुछ नया सृजन करता है। ये काव्य का सृजन जो भी करता है उनको हम प्रजापति भी कहते हैं। काव्य का सृजन, क्योंकि जो काव्य लिखता है, लेखन कार्य का जो खासकर सृष्टा है, उसको कवि कहते हैं। और काव्य तो अमर है। कवि आज लिख के चला जाता है, कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी कोई लिखता है, कुछ भी कोई बोलेंगे। चलो वाणी भी कई बार हम कहते हैं कि वो तो हम कुछ बोल देते हैं, अगर रिकॉर्डिंग हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आगे लोग सुन भी नहीं पाते हैं। पर आपने जो लिखा है वो अमर है, अमर काव्य है। क्योंकि वो कीर्ति जैसे सजीव, जिसकी कीर्ति है वही जीवित रहता है। और पंडित राज जगन्नाथ ने जो भी कुछ लिखा है वो आज हम सब के लिए अमर काव्य है। और अमर काव्य क्या है? आप कहेंगे कि गंगाधर है या कालिदास की कृतियां हैं या भारवी, दंडी, माघ, इन सब की कृतियां हैं। देखा जाए तो सभी हमारे लिए हैं प्रजापति हैं, सभी हमारे लिए कवि हैं, सभी हमारे लिए पंडित हैं, सभी हमारे लिए पूज्य हैं। और कभी कोई काव्य मरता नहीं। आप जैसे वेद है, अब वेद को आप क्या कहते हैं? मैं तो वेद को काव्य कहता हूँ। आप कहेंगे क्या है, वेद कैसे काव्य हो गया? क्या वेद जो लिखता है वो तो काव्य होता है? कवि कृति काव्यम, कवि ने जो लिखा है वो काव्य है। वेद को कैसे कहेंगे? वेद को कोई किस कवि ने लिखा है क्या? जी हाँ, वेद, अथर्ववेद में एक मंत्र आता है। ऋग्वेद में भी ये मंत्र है, थोड़ा सा अलग है। अथर्ववेद में मंत्र आता है, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। आप उठा के देखिए, अथर्ववेद में आपको मिलेगा 10:8-32 में आप देखिए, ये मंत्र मिलेगा आपको। देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। ये किसका काव्य है? किसने लिखा है? देवता का, परमात्मा ने लिखा। सृष्टिकर्ता परमात्मा वेद के ही करता है, वेद के ही सृष्टा है। और उनका जो काव्य है, वेद है, वो न ममार, न मरेगा न जीर्ण होगा। अब ये मैं विद्वानों के लिए नहीं कह रहा हूँ। विद्वान तो ऐसा नहीं है कि हम तो अपने आप को विद्यार्थी समझते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं लिखते हैं, सालों से हम पढ़ा रहे हैं, रिसर्च तो तब से करते आ रहे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में अगर आप देखे होंगे, कला तत्व कोश का संपादन का कार्य हम लोगों ने किया है। अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा वॉल्यूम 6, वॉल्यूम 5, ये सब आपको दिल्ली में आप बैठते हैं तो आपको ये मोतीलाल बनारसी दास के द्वारा प्रकाशित ये ग्रंथ आपको मिलेंगे। कला तत्व कोश जो ओरिजिनल कार्य होता है, कार्ड से लेकर कार्ड को प्रिपेयर करके फिर उसको ट्रांसलेशन दे करके फिर आगे हम लोग ये कार्य करते थे, वो ओरिजिनल काम होता था। एडिटिंग का सही कार्य अगर आप देखेंगे तो उसको आप देखिए, तो उसमें भी एक टर्म था कवि के कवि, पर दुर्भाग्यवश वो प्रोजेक्ट लगभग बंद हो चुके हैं। उसमें वो कार्य बढ़ा है, वॉल्यूम 7 तक वो कार्य रहा। तो हमने तो 6ठे वॉल्यूम तक वो कार्य किया। उसके बाद में अपना पंजाब विश्वविद्यालय तब मैं आया हूँ, तब से आया था। तो फिर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो है वो रिसर्च का कर रहा है। उस समय हमारे मैंने कहा जैसे प्रोफेसर विद्यानिवास मिश्र जी थे, और दिल्ली में हमारे मैडम कपिला वात्स्यायन जी थी, और बनारस में मैडम बेटिना बाउमर जी थी। तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे ऐसे विद्वान कहाँ मिलेंगे? प्रोफेसर रामशंकर भट्टाचार्य जी थे, प्रोफेसर विश्वनाथ भट्टाचार्य जी थे, और तंत्र के बहुत सारे विद्वान होते थे काशी में। बनारस में विद्वान की कमी नहीं है, एक से बढ़कर के विद्वान तब भी थे। प्रोफेसर कमलेश त्रिपाठी जी आज भी हैं,
ऐसे ऐसे बड़े बड़े विद्वान जो थे काशी में, तो वो सब उनके सबके साथ हम लोगों ने काम किया और वो ग्रंथ प्रकाशित हुआ। और वो भी वहाँ भी हम लोग कार्यशाला भी करते थे, तंत्र के ऊपर कार्यशाला करते थे, दर्शन के ऊपर कार्यशाला करते थे। तो बहुत सारे परमहंस मिश्र जिन्होंने तंत्रालोक तंत्र सार का अनुवाद किया, ऐसे विद्वान आज नहीं है हमारे साथ। पंडित हेमंतनाथ चक्रवर्ती वो भी नहीं है। तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे विद्वान उस जमाने में थे, तो जिन्होंने तंत्र के ऊपर बहुत कुछ मर्म के विद्वान थे, उनसे हम लोगों ने कुछ अध्ययन किया, दर्शन का भी। और रही बात साहित्य के बारे में, बहुत सारे कार्य हुए हैं हमारे साहित्य को लेकर के। जैसे आज यूनिवर्सिटीज में अब जो भी पीएचडी होते हैं, इसका स्तर क्या है आप सभी जानते हैं। हम तो विद्यार्थी रहे हैं, तो रहे, इसलिए विद्यार्थी जो भी हैं यहाँ थोड़ा सा स्तर को अच्छा करना चाहिए। कट पेस्ट का सिस्टम जमाना आज है, हमने कुछ देखा, कुछ कट कर दिया, कुछ ये कर दिया, कुछ लिख दिया, आर्टिकल बन गया, प्रकाशित कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने विचार सही होना चाहिए, हाँ, शुद्ध होना चाहिए। अपना जो कार्य है, खास करके रिसर्च का जो कार्य है, क्योंकि अध्ययन तो बहुत जरूरी होता है, अध्यापन भी जरूरी होता है, और लिखने की जो वो भी आप लोग कुछ लिखते हैं, रिसर्च है। क्योंकि रिसर्च का काम बड़ा कठिन होता है। देश में बहुत सारी रिसर्च जर्नल्स आज भी चल रहे हैं, प्रतिष्ठित जर्नल भी हैं, पर कुछ नष्ट हो रहे हैं, कुछ अभी भी हैं, और कुछ जर्नल हम लोग कार्य कर रहे हैं। और उसको कैसे आप कार्यशाला के माध्यम से बच्चों को आगे सिखाएंगे कि कैसे साहित्य को लेकर के हम अच्छे अच्छे ग्रंथों को प्रणयन करेंगे। खास करके रसगंगाधर के बाद जब आती है, हम रसगंगाधर को लेकर के ऐसे कुछ कार्य आगे करें जो कि हमारे पंडित जी हैं, जगन्नाथ जी हैं, उनका जो कार्य है, खास करके जैसे अमृत लहरी भी उनका कार्य है, गंगा लहरी भी कार्य है, करुणा लहरी भी उनके नाम से है, सुधा लहरी भी है, लक्ष्मी लहरी है, बहुत सारे उन्होंने लिखा था। और प्रशस्ति काव्य भी आज आप देखेंगे, आसफ विलास, प्रभाभरण और जगदाभरण, बहुत कुछ उन्होंने। और ये रसगंगाधर जो है ये कंप्लीट नहीं है, हो सकता है कंप्लीट रहा होगा, पर मैन्युस्क्रिप्ट हो सकता है उपलब्ध भी नहीं है, इसलिए इनकम्प्लीट है। तो कहीं भी जैसे मान लीजिए कभी मैन्युस्क्रिप्ट उपलब्ध अगर होते हैं तो उसको प्रकाशित करना भी हमारा कार्य बनता है। क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट को इसलिए हम लोगों ने मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर जो कार्यशाला शुरू की थी, इसका उद्देश्य यही था कि जो भी अप्रकाशित मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उसको आप प्रकाशित करिए। और यही इसका उद्देश्य है कि कभी कभी अगर हो सकता है कहीं ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाए रसगंगाधर से संबंधित, तो उसको आप ले करके, या उसके टीका भी हैं, वो जो भी टीका उपलब्ध वो हो रहे हैं, कि उसको भी आप ले करके अगर प्रकाशित कर पाएंगे, कहीं पाठ भेद लिखा पाएंगे, तो निश्चित कहीं ना कहीं रसगंगाधर के लिए या हमारे आने वाले पीढ़ी जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए भी अच्छा ये सिद्ध होगा। क्योंकि रसगंगाधर जो काव्य है, आज हम तो वैसे भी कहते हैं कि भाई साहित्य पंडित राज जगन्नाथ जो है एक अच्छे व्याकरण भी थे, और आप कालिदास के बाद हम अगर किसी को अच्छे मानते हैं तो पंडित राज जगन्नाथ को भी हम बड़े सम्मान देते हैं। और रसगंगाधर, जैसे रस शब्द से आप जानते हैं कि रस शब्द का अर्थ क्या है, साहित्य शब्द का अर्थ क्या है, और रसगंगाधर का नाम लेते ही केवल मन में यही आता है कि हमारे विद्वान कवि ने ऐसा ग्रंथों का प्रणयन किया कि उनको पंडित राज की जो उपाधि है उनको प्राप्त की। अब उपाधि अपनी जगह है, पर कीर्ति अपनी जगह है, किंवदंती अपनी जगह है, बहुत सारे किंवदंती उनके नाम से हैं। मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि उनके नाम से बहुत सारे रचनाएं भी हैं, किंवदंती भी हैं, बहुत कुछ है। एक कवि जब पैदा होता है तो उनके बारे में बहुत कुछ बाद में भी जानने को मिलता है। और रसगंगाधर के ऊपर कुछ टीकाएं उपलब्ध हैं, जैसे सर्व प्राचीन एक टीका है
गुरु मर्म प्रकाश वो उपलब्ध हैं और जिसकी रचना व्याकरण नागेश के द्वारा हुई है। यह टीका मूल ग्रंथ के साथ अपेक्षित न्याय करने में सर्वदा प्रसिद्ध हुई है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, पर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि टीका अपनी जगह है। अब टीका के माध्यम से हम लोग मूल ग्रंथ तक पहुँचते हैं, चाहे भाष्य हो चाहे टीका हो, इसको हम इंग्लिश में कमेंट्री भी कह सकते हैं। तो ऐसे ऐसे टीकाएं अगर उपलब्ध हैं तो उसके बारे में भी चर्चा इस कार्यशाला में होनी चाहिए। खास करके रसगंगाधर के ऊपर जितनी टीकाएं उपलब्ध हैं उसकी उपलब्धता, उसका महत्व क्या है, क्या जो मूल ग्रंथ है, मूल ग्रंथ में ऐसा कुछ पाठ है जो टीका में कुछ और है, तो इसकी विशेषता के पर चर्चा होनी चाहिए। मैं यही आप सबसे अपेक्षा रखूंगा कि और मैं ये भी आप सबको निवेदन करूंगा जो प्रतिभागी रहेंगे या इसमें 7 दिन तक आप अपने जो प्रशिक्षक रहेंगे उन सबको आप अवश्य गुरु के रूप में मान करके जितना हो सकता है उनसे ग्रहण करें, क्योंकि गुरु तो हमेशा मिलते नहीं हैं। और जो भी 7 दिन तक, 1 दिन नहीं 7 दिन तक, और निश्चित कहीं ना कहीं ये जो प्रयास है मृगांक मलासी और उनके सारे संबंधित जो साथी विद्वान हैं, मुझे यही प्रसन्नता होती है कि इस प्रकार के कार्यशाला आगे भी चलनी चाहिए, होनी चाहिए, हमारे विद्यार्थी इससे लाभान्वित हो सकें। ये बहुत बड़ा साधु प्रयास है। मैं पुनः आप सभी को साधुवाद देता हूं और ये कामना करता हूं कि आप ये कार्यशाला ढंग से चलाएंगे, सुचारू ढंग से चलाएंगे। निश्चित इससे हमारे अपने विद्यार्थियों को तो लाभ होगा ही, साथ साथ और भी जो विद्यार्थी जुड़ेंगे तो उनको भी लाभ होगा। और हम जैसे साहित्य के विद्यार्थी होते हुए भी, नहीं होते हुए भी कुछ भी प्रयास करेंगे सीखने के लिए, क्योंकि सीखने का कोई उम्र नहीं होता। आप कहेंगे भाई सीखने का उम्र कैसे होते हैं? मैं जब थाईलैंड में था 2018-19 या उससे पहले, आप विश्वास नहीं करेंगे। और हिंदुस्तान में तो अगर हम किसी से कहेंगे तो वो थोड़ा सा ये होता है कि मेरे एक विद्यार्थी आए 62 ईयर्स, 62 साल के, पेशे में डॉक्टर थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे, उनकी पत्नी डेंटिस्ट थी और उनके बच्चे लंदन में डॉक्टर्स भी रहे हैं। और वो संस्कृत में एमए करने के लिए आए हैं शिल्पाकन यूनिवर्सिटी बैंकॉक में। आप कह सकते हैं कि भाई 62 वर्ष के एक डॉक्टर हैं, वो संस्कृत पढ़ने के लिए आ रहे हैं। और 1 साल हमने पढ़ाया, क्योंकि अगले साल मुझे इंडिया आना था। आप ये भी विश्वास नहीं करेंगे कि 2019 में हमने उनको पढ़ाया, 19-20 में। और उससे पहले थाईलैंड में वो एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं 2 साल तक। अब हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि आपको एजुकेशन मिनिस्टर संस्कृत में एमए करने के लिए आएगा आपके पास? और वो संस्कृत के अच्छे विद्वान भी हैं, उनको मंत्र उनको बहुत याद है, श्लोक भी याद है और रुचि है, इंटरेस्ट है। और वो आज कैम्ब्रिज से पीएचडी कर रहे हैं। तो ये कहने का अर्थ यही है कि उम्र कुछ नहीं होता, पढ़ने का कोई एज नहीं है। तो हम लोग कहीं भी जाते हैं, कहीं भी सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सब कुछ सीखे हैं, सब कुछ जानते हैं, ऐसा भी नहीं है। थोड़े बहुत कुछ हमने अध्ययन किया है। तो इसी से बस आप लोगों से यही प्रार्थना है कि आप लोग इस कार्यशाला को सुचारू ढंग से चलाइए। और हमारी आवश्यकता पड़ेगी कहीं, हम सेवा के लिए तैयार हैं। निश्चित हमारे इतने सारे विद्वान यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबको देख रहा हूँ। तो निश्चित आप सबके प्रयास से, आप सबके कोऑर्डिनेशन से, कोऑपरेशन से निश्चित कहीं ना कहीं ये सुचारू ढंग से ये परिचालित होगी, मेरा ये विश्वास है। मैं पुनः हमारे आज के जो अध्यक्ष हैं प्रोफेसर रमेश चंद्र भारद्वाज जी साहब, मैं उनको सत सत नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। साथ के साथ तो हमने कुछ सौभाग्यवशत उनके साथ मुझे काम करने को अवसर मिला है। और मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय तो संस्कृतम, जय तो सर्व भारत। सबको सादर नमन, धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार सर। और आपने जो जो हमें दिशा निर्देश दिए, हम प्रयास करेंगे कि अक्षरशः उनका पालन करें। कवि शब्द की व्याख्या की सर ने, और बताया कि किस प्रकार से वेद भी कविता है। वास्तव में कवि का जो कर्म है वही काव्य है, हम पढ़ते भी हैं। अभिनव गुप्त ने लिखा है, कवनीयम काव्यम, अर्थात जो वर्णनीय है वह काव्य है। तो जो भी हम वर्णन कर रहे हैं वो किसी न किसी प्रकार से उससे संबद्ध है। तो इस 7 दिनों में हम उसी काव्य के शास्त्र का, उस काव्य शास्त्र का अध्ययन करेंगे। और अब मैं अधिक भूमिका न मानते हुए इसे उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष, जो पूर्व में दिल्ली विश्वविद्यालय में विभाग अध्यक्ष भी रहे और वर्तमान में आप महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय कैथल हरियाणा के कुलपति हैं, और सर से इतनी आत्मीयता है क्योंकि सर से हमने बहुत सीखा है। और जब मैंने इस वर्कशॉप की बात की थी, थोड़ा सा समय लूंगा, और मैंने सर को फोन किया तो किसी कारणवश सर व्यस्त रहे होंगे, तो सर ने फोन नहीं उठाया। लेकिन उसके बाद जैसे ही सर फ्री हुए, सर ने तुरंत मुझे वापस कॉल की, और सीधा जब बात हुई तो सर ने एक बात रखी कि ये जो कार्यशाला है ये रस गंगाधर के ऊपर है और ये मेरा विषय नहीं है। मुझे ध्यान आया कि सर के ही नेतृत्व में हमने नव्य न्याय के ऊपर सर ने एक कार्यशाला रखवाई थी और हमने उसमें अध्ययन किया था। और रस गंगाधर की जो शैली है, जो पंडित राज जगन्नाथ की शैली है, वो नव्य न्याय की शैली है। बिना दर्शन को जाने, बिना न्याय दर्शन का अध्ययन किए, बिना दर्शन ग्रंथों को, व्याकरण ग्रंथों का अध्ययन किए हम रस गंगाधर को नहीं समझ सकते। तो आदरणीय सर के नेतृत्व में ही हमने वो कार्यशाला की थी। और आज सर हमारे एक निवेदन पर हमारे समक्ष आए हैं। मैं सर को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए सर को आमंत्रित कर रहा हूं कि सर आए और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सबको कृतार्थ करें। आदरणीय भारद्वाज सर। ओम। मेरे ख्याल आवाज आ रही होगी आपको। जी सर जी। सम्मानित आचार्यगण एवं साथियों, ये आपकी कार्यशाला एक उस परंपरा का संवहन और संवर्धन है जो हमारी ऋषि परंपरा में, आचार्य परंपरा में पिछले हजारों लाखों सालों से हमारे पूर्वज ऋषियों ने किया। मृगांक जी ने बिल्कुल सही कहा कि जब से कुलपति बना हूं काम कुछ अलग है, अधिक है, तो मैं अक्सर मना करके यही बोल के मना करता हूं कि ये मेरा विषय नहीं, क्योंकि मैं 1 घंटा या 2 घंटा नहीं दे सकता। अब मेरी स्थिति कुछ अलग तरह की है। अभी पिछले 2-3 महीनों में हमारे कुछ विद्यार्थियों ने, साथियों ने लेक्चर्स सब कराने के लिए कहीं चीफ गेस्ट बनना है, अध्यक्षता करनी है। अब हमारा वो समय समाप्त हो चुका है। अब हमारे पास कुछ जीवन के अंतिम समय में कुछ ठोस ऐसा काम करके जाना है जो हमारी गुरु परंपरा को स्थापित कर सके। मृगांक ने कुछ संकेत किया, मगर ये कहते हुए मुझे संकोच नहीं है कि जब 2013 से 16 3 साल में पहली बार संस्कृत विभाग का अध्यक्ष बना, उस समय हम लोगों ने अपने विभाग में एक आंदोलन शुरू किया, और वो आंदोलन था संस्कृत और संस्कृति के संवर्धक योद्धा संस्कृत विद्वानों को तैयार करना। तो भाग्य से करीब 40 शोध छात्र हमारे साथ मिलकर उन लोगों ने न केवल दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग को, बल्कि संपूर्ण संस्कृत जगत को बहुत कुछ दिया। मृगांक बता रहे थे कि हमने नव्य न्याय भाषा प्रदीप पर वर्कशॉप किया, और प्रिय जोरावर जी के माध्यम से हमने जो है लघु सिद्धांत कौमुदी का भी वर्कशॉप किया, 1 महीने का किया, और उसमें अपने सारे दिल्ली विश्वविद्यालय के शोध छात्रों को एक नारा देकर रिविजिट योर रूट्स,
हमारे संस्कृत ज्ञान की जो जड़ें हैं, चाहे वो तर्क संग्रह हो, चाहे वो लघु सिद्धांत कौमुदी हो, या अन्य कोई भी हमारा ग्रंथ हो, उनको हमको अपना पक्का करना चाहिए। उन 3 सालों में मृगांक भी था और जोरावर भी थे। ये 30-40 विद्यार्थियों ने मिलके 3 साल तक जो कुछ प्रशिक्षण प्राप्त किया संस्कृत विभाग में हमारे साथ, उसका एक सुंदर नमूना आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से देखने को मिल रहा है। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि हमारे जो उस समय के हमने संस्कृत योद्धा तैयार किए, और आज वो 40 के 40 देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में आचार्य के रूप में कार्य कर रहे हैं। और ये अच्छा सौभाग्य है कि हिमालय से, कर्णप्रयाग से मृगांक हमारे साथी जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, इधर बिहार से विश्वजीत जुड़े हैं, और बीच में हरियाणा में बैठे हमारे जोरावर सिंह स्थापित हुए हैं। आप सबको मिल करके इसी प्रकार से और रमेश भारद्वाज हो, सब हाल में बैठकर, पाठशाला में बैठकर शास्त्रों का मूल एक्सपोजर पाया। अपने जो मूल ग्रंथ हैं, उन मूल ग्रंथों को, जो हमारी टेक्सुअल रीडिंग जिसे कहते हैं या टेक्सुअल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, वो हमारी धरोहर है। उस धरोहर को हम इस तरह की कार्यशालाओं के माध्यम से सजीव करें, और अपने आने वाली जो विद्यार्थियों की अभी हमारे सामने फौज है, उनको हम उस रूप में ट्रेन कर सकें, प्रशिक्षित कर सकें, और अपने संस्कृत परंपरा के विभिन्न शास्त्रों के जो टेक्स्ट हैं, जो मूल ग्रंथ हैं, उनको समझने, समझाने की जो प्रक्रिया है, जो तपस्या है, उसके विषय में हमको सबको काम करना चाहिए। इस दृष्टि से आप लोगों द्वारा आयोजित इस अक्षरशः शब्दशः वाक्यशः पूरे की जरूर उन 5 सालों में ये पाया कि जोरावर्ज का जितना प्रवेश गुरुकुल के माध्यम से व्याकरण में है, उतना ही साहित्य शास्त्र में है। और इस तरह से ये जोरावर जी की जो तपस्या है, जो उन्होंने अपने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया है, और उस ज्ञान को आपस में बांटकर उसके वर्धापन का जो ये अनुष्ठान है, उसके लिए आप सबको एक बार फिर बधाई। और आचार्य पंडित राज जगन्नाथ के विषय में तो मैं इतना ही जानता हूँ, या इतना ही कह सकता हूँ। हाँ, मैंने रसगंगाधर कक्षा में पढ़ा है, एक बार विदेश में रसगंगाधर को पढ़ाया भी है, मगर उसमें मेरा प्रवेश है मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने उसको पंक्तिशः गुरुमुख से नहीं पढ़ा है।
हमारे यहाँ संस्कृत परंपरा में एक शब्द है संप्रदाय। जब तक आप सांप्रदायिक होकर के किसी शास्त्र का अध्ययन नहीं करते, उसके आप आचार्य या पारंगत नहीं हो सकते। और हमारे कमलेश त्रिपाठी जी काशी वाले हमेशा कहते हैं कि संप्रदाय द्वारा प्रगत अगर ज्ञान नहीं है तो वो पूरा ज्ञान नहीं हो पाता है। और संप्रदाय का मतलब है कि गुरु शिष्य परंपरा से जिसने अपने शास्त्र को पंक्तिशः और गुत्थियों के सुलझाते हुए उसको नहीं पढ़ा है, तो वो व्यक्ति संप्रदाय निष्ठ विद्वान नहीं होता। तो मैं इसलिए मैंने कहा मृगांक जी को कि ये मेरा विषय नहीं है, क्योंकि मैंने उसको स्वाध्याय के रूप से पढ़ा है, मगर सांप्रदायिक हो करके गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत उस शास्त्र का मैंने अध्ययन नहीं किया। हाँ, मैं कह सकता हूँ कि मैंने व्याकरण जो है संप्रदाय के रूप में प्राप्त किया। मैंने मीमांसा दर्शन को संप्रदाय के रूप में पढ़ा। मैंने न्याय नव्य न्याय को दर्शन के अनेक ग्रंथों को गुरुमुख से पढ़ा, मगर रसगंगाधर जैसे ग्रंथ को मैंने नहीं पढ़ा। और अंत में एक वाक्य कहूंगा, जैसे व्याकरण में हम कहते हैं मुनीनाम उत्तरोत्तरम प्रामाण्यम, उसी तरह से संस्कृत साहित्य शास्त्र में रसगंगाधर के पूर्ववर्ती चाहे काव्य प्रकाश हो, चाहे वो साहित्य दर्पण हो या अन्य ग्रंथ भामा इत्यादि के हो, उन सब में सबसे जो युवातम विचार को लेकर रस शास्त्र का, साहित्य शास्त्र का जो गहन अध्ययन रसगंगाधर में प्राप्त होता है, और जिसमें अपनी पूर्ववर्ती समृद्ध साहित्य शास्त्र परंपरा का निचोड़ भी हमको प्राप्त होता है। इसलिए रसगंगाधर जैसे रसमय ग्रंथ का और संपूर्ण संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा का अवलोकन करने वाला, दिग्दर्शन करने वाला ग्रंथ हमको केवल पंडित राज जगन्नाथ से ही नहीं जोड़ेगा, बल्कि काव्य शास्त्र की पूर्ववर्ती परंपराओं को भी हमारे सामने प्रकट करेगा। और उस कार्य में इस अनुष्ठान के माध्यम से, कार्यशाला रूप अनुष्ठान के माध्यम से जो आप लोग ये काम कर रहे हैं, मैं उसके लिए आपको आशीर्वाद देने की तो मेरी योग्यता नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे ही कहा कि मैं अभी भी विद्यार्थी के रूप में देखता हूं और अपने आप को शायद मृगांक से अधिक युवा मैं मानता भी हूं, विश्वजीत से अधिक अपने आप को युवा मानता हूं, क्योंकि मेरे सामने अभी बहुत काम करने का है। अभी तो मैंने अपने जीवन की पारी खेलनी शुरू की है। अभी तक तो जो है 65 साल यानी 55 साल संस्कृत में जो गुरुओं के चरणों से कुछ प्राप्त किया, उसको खाली एक्सपोजर के माध्यम से समझने का प्रयास किया। मगर असली समय अब आया है जब मुझे अपने जीवन के लक्ष्य को पाना है, और उस जीवन के लक्ष्य को पाते हुए जब मैं अपने उन 40 संस्कृत योद्धाओं को याद करता हूं, जिन्होंने जोरावर जी याद है कि दिल्ली सरकार में संस्कृत हटाई गई, उसका आंदोलन करना हो, उसमें आप लोग आगे थे। कहीं पर कोई हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करनी है, उसके संयोजक आप लोग बनते थे। यानी हम लोगों ने सांस्कृतिक कवि सम्मेलन जितने भी आप लोगों ने किए हमारे समय में, इतने शायद आज अब नहीं होते हैं। जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम आप लोगों ने किए वो अब संभव ही नहीं है। जितने इंटरनेशनल नेशनल सेमिनार वर्कशॉप आप लोगों ने हमारे साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किए, उसकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और मुझे दुख इसी बात का है कि जब दोबारा हेडशिप 2019 में मिली तो वो मेरा 3 साल का समय व्यर्थ चला गया, कोरोना की भेंट चढ़ गया, और मैं 40 और योद्धा तैयार नहीं कर पाया। मगर अब मेरे पास एक विश्वविद्यालय है जहां मैं 40 नहीं, 3 साल में कम से कम 100 तो आचार्य तैयार कर दूंगा, जो जोरावर जैसे प्रबुद्ध भी होंगे और संस्कृत के लिए अपना संघर्ष, अपना जीवन देने को सजग होंगे, तैयार होंगे। इस कामना के साथ आप अपने सब युवा साथियों को नमस्कार करते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में आप जैसे 40 उद्भट विद्वान संस्कृत योद्धाओं का सानिध्य और साथ मिला, जिससे हम अपने दिल्ली विश्वविद्यालय को, डीयू को
पूरे विश्व के संस्कृत जगत में प्रतिस्थापित कर सके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत आभार आचार्य। और सर ने जिन स्मृतियों की बात की, मुझे ध्यान आता है सर के निर्देशन में जब सर विभाग अध्यक्ष थे तो एक छात्र हित जो मैंने सर से सीखा कि किसी भी छात्र की कोई भी समस्या हो किसी भी प्रकार की, वो सर के पास चला जाता था और 100% समाधान लेकर ही वापस लौटता था। और वो समय ऐसा था जब सर से हमने सीखा कि किस प्रकार से कार्यशालाएं, सेमिनार, संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं और जो भी कार्यक्रम हम करवाना चाहते थे, एक कवि सम्मेलन की सर ने याद दिलाई और सर्वप्रथम कवि सम्मेलन आदरणीय भारद्वाज सर के कुशल नेतृत्व में ही हमने किया था। और जब सर पहली बार विभाग अध्यक्ष के पद पर सुशोभित हुए थे तो प्रथम वर्ष हमने वो कवि सम्मेलन किया था और वो परंपरा सर के अध्यक्ष बने रहने तक अनवरत चलती रही, जिसे संभवतः हमारी जो अगली पीढ़ी है वो उसे नहीं संभाल पाई, या वो कोरोना के कारण या जो भी उसकी स्थितियां थी। मुझे पुनः एक बार फिर से वो सारी स्मृतियां जीवंत हो गई और मुझे पुनः एक अनायासी एक निवेदन मैं यहाँ से इस मंच से भी करना चाहता हूँ सर से कि हम जल्द ही सर के निर्देशन में, क्योंकि कैथल विश्वविद्यालय में सर कुलपति के रूप में हैं, तो हमें वहाँ भी अवसर मिलेगा और हम उसी रूप में, प्राध्यापक के रूप में नहीं, किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नहीं, वरन उन्हीं छात्र के रूप में आपके समक्ष आना चाहते हैं और उसी रूप में हम किसी कार्यशाला का एक भाग बने। आपके निर्देशन में हम फिर से वो जो आपने प्रयास शुरू किया था, मुझे ध्यान है वैदिक संगोष्ठी, वेदों का जो काल था, तो वैदिक काल निर्धारण के ऊपर सर ने एक वर्कशॉप चलाई थी और जिसपे न केवल भारतवर्ष के अपितु समस्त विश्व के विद्वान आए थे और जो भी वेदों को लेकर के जो गलत बातें जारी की गई, उनके समय को लेकर के हो या उनकी व्याख्याओं को जो गलत प्रकार से बताया गया, उसके ऊपर एक आयोजित की गई थी कार्यशाला। तो इस प्रकार के कार्य सर के निर्देशन में हुए हैं और वो न केवल विश्वविद्यालय शिक्षा अपितु विद्यालयों में भी यदि संस्कृत के अहित में, संस्कृत के विरोध में यदि किसी सरकार का स्वर गूंजा तो सबसे पहले हमारे कुल के चाणक्य, हमारे आदरणीय भारद्वाज सर ने हम चंद्रगुप्तों को तैयार किया। हमें नहीं पता हम किस प्रकार से तैयार हो पाए हैं, लेकिन हाँ, हम अभी तक प्रयास कर रहे हैं। और सर ने जैसे बात कही कि मैं युवा हूँ, सर वास्तव में युवा हैं, लेकिन ज्ञान में सर हम सबसे श्रेष्ठ हैं और वो सदैव रहेंगे। तो सर को बारंबार मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ कि सर ने हमारे निवेदन को माना। चलिए, इस विषय में ये भी निवेदन कर दूं कि अभी हम लोग अपने वैदिक इतिहास के विषय को लेकर 9, 10, 11 अक्टूबर को अपने विश्वविद्यालय में कैथल में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ICHR के साथ, और उसका विषय हमने यही रखा है, ए रिविजिट टू इंडियन हिस्ट्री इन द लाइट ऑफ टेक्सचुअल एंड आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो वो जो आप लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में शुरू किया था वैदिक काल निर्धारण का, उसको भी हमने यहाँ पे रखा है और आप सभी का स्वागत है, आप उसमें आए, हम आप सबको उसमें आमंत्रित करेंगे। आप डेट नोट कर लीजिए, 9, 10, 11 अक्टूबर। 9 को वाल्मीकि जयंती है और रविवार है शायद उस दिन, शनि रवि है, तो शनि रवि सोम 3 दिन का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं और आप सभी साथियों का वहां पर सादर अभिनंदन और स्वागत हम करेंगे। आइए, इस नए विश्वविद्यालय को हम आपके साथ मिलकर बनाते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर, और इसकी समस्त जानकारी मैं सर से लेकर के आप सभी को दे दूंगा। तो अब कार्यक्रम, अब ये जो कार्यशाला का उद्घाटन था ये अपने अंतिम चरण में है और एक मोह मुझे भी हो रहा है, मेरे पिताजी भी इस कार्यशाला को देख रहे हैं, तो मैं अपने पिताजी को भी प्रणाम करता हूं जो देख रहे हैं कि हम किस योग्य हो पाए हैं। और अब इस धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं हमारे विभाग की अध्यक्षा, जिनके कुशल नेतृत्व में हम लोग सेमिनार और वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं, आदरणीय डॉक्टर चंद्रावती टमटा जी से निवेदन करूंगा कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें। और एक निवेदन आप सभी से कर दूं कि इस उद्घाटन सत्र का ये धन्यवाद ज्ञापित हो रहा है, इसके बाद हम तुरंत इस कार्यशाला का जो प्रथम दिवस है इस पर हम बात करेंगे। हमारे जो कार्यशाला के जो
प्रशिक्षक हैं आदरणीय जोरावर जी, वो आज का पाठ प्रारंभ करेंगे। तो मैं आदरणीय मैम से निवेदन करूंगा कि वो औपचारिक रूप से एक बार धन्यवाद ज्ञापित करें। डॉक्टर चंद्रावती मैम। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम तो मेरा आप सभी गुरुजनों को शत शत प्रणाम है, नमन है। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय आगंतुकों और हमारे समिति के सदस्यों, इस यादगार अवसर पर धन्यवाद देने का मौका पाकर मैं अपने आप को खुशकिस्मत और सम्मानित महसूस कर रही हूँ। मैं आप सभी विद्वज्जनों का, आदरणीय एवं सम्मानीय आचार्य भारद्वाज जी सर का, मुख्य अतिथि NC पंडा सर का, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सुमन कुमार झा सर, श्री सुदर्शन गोयल जी, अग्रज डॉक्टर जोरावर सिंह जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। आपने अपने ज्ञान से हमारे श्रोताओं, शोधार्थियों, प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया, पथ प्रदर्शन किया। आप हमारे लिए और हमारे आसपास के सभी लोगों के लिए प्रकाश की किरण हैं। आपका ज्ञान इसी प्रकार से प्रकाशित होता रहे, आपका सानिध्य हमें निरंतर प्राप्त होता रहे। एक बार पुनः आप सभी को हृदय की गहराइयों से आभार एवं धन्यवाद प्रकट करती हूँ। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हम धन्यवाद ज्ञापित करने के योग्य तो नहीं है, बस हम प्रणाम कर सकते हैं और सर को इसी प्रकार से हमें जहाँ जरूरत पड़ेगी हम सर से निवेदन करेंगे कि वो हमें समय निकालें। यद्यपि हमें पता है कि अब उनके दायित्व बढ़ गए हैं, तथापि बहुत बहुत प्रणाम मैं सर को निवेदित करता हूँ। और अब इस औपचारिक समापन इस उद्घाटन सत्र का मैं घोषित करता हूँ। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर मदन लाल शर्मा जो राजनीति विज्ञान विभाग से हमारे साथ जुड़े, और डॉक्टर कीर्तिराम डंगवाल जी, दोनों महानुभावों का मैं हार्दिक स्वागत और प्रणाम निवेदित करता हूं, जिन्होंने इस तकनीकी सत्र को संभाला। क्योंकि एक व्यक्ति, एक चेहरा आपको सम्मुख दिखता है, लेकिन उसके पीछे पूरी टीम होती है। तो अब मैं इस उद्घाटन सत्र की समाप्ति, औपचारिक जो उद्घाटन सत्र था, इसकी समाप्ति को यहीं पर हम करते हैं। और अब सीधा सीधा बिना किसी विलंब के हम कार्यशाला की ओर बढ़ते हैं। और मैं बिना किसी भूमिका के भाई जोरावर जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आज का पाठ प्रारंभ करें। और प्रतिभागियों से भी निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार के निर्देश हमने आपको दिए हैं आप उनका पालन करें और इस काव्यशास्त्रीय परिगोष्ठी, इस काव्यशास्त्रीय चर्चा का आप लाभ उठाएं। और जो भी बच्चे हैं, खास करके MA के, BA के, जो भी स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के बच्चे, वो अपनी समस्याएं, जहां पर आपको समझ में नहीं आएगा, आप अपना माइक खोलिए और पूछिए, हम आपके प्रश्नों का समाधान देने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ कार्यशाला प्रारंभ करते हैं। भाई जोरावर जी। समस्त गुरुजनों को पुनः प्रणाम निवेदित करता हूँ। यद्यपि कार्यशाला का जो निर्धारित समय है वह व्यतीत हो चुका है और उससे कुछ अतिरिक्त भी हो चुका है, तथापि क्योंकि प्रथम दिन उद्घाटन की अन्य औपचारिकताएं रहती हैं, अतः केवल संक्षिप्त समय में विषय पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। जो यहाँ पर कार्यशाला का विषय रखा गया है, पाठ तो हम कल से ही विधिवत प्रारंभ करेंगे, क्योंकि हम किसी प्रकरण को अभी प्रारंभ कर दें और वो पूरा न हो पाए और आप भी इस समयातिरेक से कई बार जामिता का अनुभव होने लगता है, तो उससे भी बचने के लिए वैरस्य स्थापित नहीं करना है, क्योंकि हमारा तो विषय ही रस गंगाधर है। तो हमें रस की स्थापना करनी है, रस की गंगा में स्नान करना है। तो अतः केवल विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। जो कार्यशाला का विषय रखा गया है, पंडित राज जगन्नाथ का काव्य शास्त्रीय अवदान। यदि इसके कुछ विषय के कुछ विभाग किए जाएं, तो इसमें एक तरफ पंडित राज जगन्नाथ हैं, दूसरी ओर काव्यशास्त्र है, तथा सम्मिलित रूप में पंडित राज जगन्नाथ जी का काव्यशास्त्र को जो अवदान है वो इसका तृतीय भाग है। तो ये जो तृतीय भाग है, जो अवदान रूपी भाग है, वो तो हम इन 7 दिनों में निरंतर देखेंगे कि पंडित राज जगन्नाथ जी ने संस्कृत काव्यशास्त्र को अथवा काव्यशास्त्रीय चिंतन परंपरा को क्या क्या विशिष्ट योगदान दिया है, उस पर चर्चा तो इन 7 दिनों में होती रहेगी।
इसके अतिरिक्त जो पंडित राज जगन्नाथ जो एक विषय का विभाग है, उस पर चर्चा प्रायः हुई है आज के इस उद्घाटन सत्र में। विशेष रूप से गोयल जी ने, आदरणीय गोयल जी जो सारस्वत अतिथि रहे हैं, सुदर्शन गोयल जी, उन्होंने चर्चाएं की हैं कि उनका जीवन कैसा है, और विशेष रूप से विद्वान जो भी इस कार्यशाला में जुड़े हैं वो उस चीजों को जानते भी हैं। सामान्य रूप से जीवन परिचय को विद्यार्थी भी उस रूप में पढ़ते हैं। लेकिन काव्य शास्त्र की जो परंपरा है, और उस काव्य शास्त्र की परंपरा में पंडित राज जगन्नाथ जहां आते हैं, उस विषय को लेकर थोड़ी सी चर्चा संक्षेप में मैं करूंगा। तो प्रथम जो काव्य शास्त्र शब्द है, इस पर यदि हम विचार करें, जैसा आप सब जानते हैं कि काव्यम कर्तुम विचारयितुम च यत् शास्त्रम तन्नाम काव्य शास्त्रम। काव्य शास्त्र क्या है? काव्य करने अथवा काव्य पर विचार करने की प्रविधि जहां सिखाई जाती है, उसकी तकनीक जहां सिखाई जाती है, उसका नाम काव्य शास्त्र है। इस चीज के जो दो, यहाँ पर इस परिभाषा में जो दो भाग हैं, काव्यम कर्तुम, काव्य करना, और विचारयितुम, उस पर आलोचना करना। संस्कृत काव्य शास्त्र की परंपरा को यदि हम देखेंगे, जो आचार्य भरत से हमें उपलब्ध हुई है, प्रारंभ तो यथा जैसा काव्य मीमांसा में राजशेखर ने आद्य आचार्यों के वर्णन किए हैं, किस किस तत्व के कौन कौन से आचार्य आदि आचार्य हुए हैं, उसका जो विवेचन हुआ, उस आधार पर अनेक अनुपलब्ध ग्रंथ हैं। लेकिन जहां से काव्य शास्त्र उपलब्ध है, वहां से यदि हम देखेंगे तो आचार्य भरत के नाट्य शास्त्र पर जब हम दृष्टिपात करते हैं, तो वह काव्यम कर्तुम परंपरा का प्रमुख रूप से निर्वाह कर रहा है। यद्यपि वहां काव्यम विचारयितुम है ना, काव्य पर आलोचना करने के भी तत्व हैं, यथा उसमें कुछ अलंकारों का वर्णन भी है, रस का विवेचन भी है कि काव्य के तत्व कैसे कैसे उनके स्वरूप होते हैं, वो है। लेकिन फिर भी महाकाव्य कैसे होने चाहिए, नाटक कैसे होने चाहिए, कैसे वो लिखे जाने चाहिए, उनके अंदर क्या क्या किन किन विषयों का समावेश करना चाहिए, क्या वहां होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, क्या वर्णन करना चाहिए, क्या वर्णन नहीं करना चाहिए, इस पर जो विशेष परिचर्चा वहां उपलब्ध होती है, तो वो काव्य करने की शिक्षा देता है। काव्य शास्त्र जब वहां से प्रारंभ होता है, तो वो बताता है कि काव्य कैसे बनाया जाए, कैसे उसका निर्माण किया जाए। इसी परंपरा में अनेक ग्रंथ आगे आते हैं। और यदि हम नाट्य शास्त्र की दृष्टि से देखें तो दशरूपक भी इसी परंपरा का ग्रंथ है। यद्यपि वहां आलोचना शास्त्र भी है, लेकिन व्याकरण शास्त्र की जो परिभाषा है कि प्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति, नामकरण जो किया जाता है अथवा निर्धारण जो किया जाता है, वर्गीकरण जो किया जाता है, वो प्रधानता की दृष्टि से किया जाता है। किस ग्रंथ में प्रमुख रूप से क्या तत्व निर्वाहित हुआ है, किस तत्व का निर्वाह हुआ है, वो उसके नामकरण में सहयोगी बनता है, सहायक बनता है, कारक बनता है। यथा अलंकार शास्त्रों के भी जो नामकरण हुए हैं, उनमें भी हम देख सकते हैं कि प्रायः जो ध्वनिकार से पूर्ववर्ती परंपरा है, वो अपने ग्रंथों का नामकरण क्या कर रही है? काव्यालंकार। क्योंकि उस पूर्ववर्ती परंपरा में अलंकार एक प्रमुख तत्व के रूप में काव्य में उद्भावित किया गया। अलंकारों की विशेष चर्चा हुई है, अलंकार को ही प्रधान रूप से काव्य का तत्व स्वीकार किया जाता रहा है और उसी रूप में उसका विवेचन किया जाता रहा है। उसकी परिभाषाएं बदलती गई हैं, जैसा वामन के समय में आकर के अलंकार को एक विशद स्वरूप प्रदान किया गया है, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन क्योंकि वहां अलंकार प्रधान रूप से विवेचित हुआ है, इसीलिए वो काव्यालंकार वहां पर ग्रंथों के नाम। जब ध्वनिकार आते हैं तो अपने ग्रंथ का नाम ध्वन्यालोक रखते हैं, आचार्य आनंदवर्धन। तो ध्वन्यालोक जब वो नाम रखते हैं, तो ध्वन्यालोक क्यों रखते हैं? क्योंकि प्रमुख रूप से वो ध्वनि तत्व को वहां पर स्थापित कर रहे हैं, इसलिए वहां ध्वन्यालोक नामकरण है। ऐसे ही पूरी परंपरा को हम देखते जाएंगे तो वहां पर हमें इन नामकरणों का एक जो कारण है वो वहां पर दिखाई देगा, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि प्रधान रूप से जो तत्व वहां विवेचित हो रहा है, उसी के आधार पर नामकरण हो रहे हैं। तो यह जो काव्य शास्त्र है, यह जो आलोचना शास्त्र है, इसकी आवश्यकता क्यों है? यह काव्यालंकार रूप में ये साहित्य शास्त्र के जो ग्रंथ हैं, इनके निर्माण करने की आवश्यकता क्या थी? तो पहले तो यही कि कवि शिक्षा सिखाई जा रही थी, काव्य करना सिखाया जा रहा था।
इतोपि इसका उद्देश्य केवल इतना ही नहीं था। यथा काव्य का जो उद्देश्य है वही काव्य शास्त्र का भी उद्देश्य है, और हमारे यहाँ प्रायः समस्त शास्त्र परंपरा का जो उद्देश्य है वो पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति है। जैसा काव्य के प्रयोजनों में भी अनेक आचार्यों ने ये यहाँ पर स्थापित किया है। अभी जो एक यहाँ पर टिप्पणी प्राप्त हुई है उस पर भी मैं चर्चा करूंगा कि ध्वन्यालोक का नाम काव्यालोक है, वो भी इसीलिए है क्योंकि ध्वनि ही उनके यहाँ काव्य है, ध्वनि काव्य का पर्याय है, इसीलिए उसे पुष्पिका में काव्यालोक भी कह दिया गया है, क्योंकि ध्वनि वहां जो नामकरण है वो काव्य का ही नामकरण है, इसीलिए काव्यालोक पुष्पिका में कहा गया है। तथापि ध्वनि को काव्य रूप में स्थापित किया गया, इसलिए प्राधान्य ध्वन्यालोक नाम। तथापि अब देखते हैं कि मैं जो बात कर रहा था कि जो हम ये कहते हैं कि उस पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति काव्य से हो रही है, जैसा अनेक आचार्यों ने कहा, तो वो काव्य से कैसे हो रही है? तो काव्य को किस रूप में इस अलंकार शास्त्र को स्थापित किया गया? तो राजशेखर कहते हैं पंचमी साहित्य विद्या। आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, ये जो 4 विद्याएं हैं, इनसे अलग 5वीं विद्या है, 5वें प्रकार की विद्या है साहित्य विद्या। और इसी को जब वो और अधिक स्पष्ट करते हैं तो अलंकार शास्त्र के विषय में कहते हैं उपकारकत्वात् सप्तमम अंगम, है ना, उपकारकत्वात् अलंकारः सप्तमम अंगम इति आयावर्यः। जो 6 वेदांग हैं, यानी वेदों को समझने के लिए जो 6 अंग बनाए गए हैं, उनमें एक 7वां अंग भी जोड़ना चाहिए जिसका नाम अलंकार शास्त्र होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद, मात्र इन 6 अंगों के अध्ययन से ही वेद को नहीं समझा जा सकता है। जैसा अभी आदरणीय श्रद्धेय गुरुवर प्रोफेसर एनसी पंडा जी बोल रहे थे कि क्योंकि वेद भी काव्य है और काव्य को समझना है तो काव्य शास्त्र को समझना होगा, अलंकार शास्त्र को समझना होगा। वेदों में जितने अलंकारिक वर्णन हुए हैं, वेदों में जितनी प्रहेलिका आदि का प्रयोग हुआ है, संवादात्मक काव्य का प्रयोग हुआ है, अथवा अलंकारिक अनेक सूक्तों का वर्णन हुआ है, उसको यदि हमें समझना है तो अलंकार शास्त्र से हमारा परिचय होना चाहिए, काव्य शास्त्र से हमारा परिचय होना चाहिए। तो केवल साहित्य समझने के लिए ही अलंकार शास्त्र पढ़ना है ऐसा नहीं है। शास्त्र समझने के लिए, वेदादि शास्त्रों को समझने के लिए भी, उनके यथोचित यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी हमें अलंकार शास्त्र को पढ़ना चाहिए। नहीं तो हम कई बार अलंकारिक वर्णनों को अभिधा में ले जाकर के उनका अनर्थ कर देते हैं, जैसा प्रायः अनेक विदेशी विद्वानों ने वेदों की व्याख्याओं के साथ किया है कि शब्द में हम उस भाव को नहीं ढूंढ पाए हैं, उस ध्वनि को नहीं ढूंढ पाए हैं, उस व्यंजना को नहीं ढूंढ पाए हैं जो वहां उस वेद मंत्र के अंदर निहित थी, और हमने उसका अभिधा मात्र में अर्थ करके, कोशादि के माध्यम से अर्थ करके अनर्थ कर दिया है। इसीलिए जो राजशेखर कहते हैं कि ये 7वां अंग है, इसे यदि समझेंगे, इस काव्य शास्त्र को यदि समझेंगे, तब जाकर के हम वेद रूपी काव्य को भी समझ पाएंगे, और वहीं से फिर हम तद अनुकूल आचरण करते हुए कि क्या कर्तव्य है, रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, उस परंपरा का पालन करते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो केवल रसास्वादन करना मात्र उद्देश्य नहीं है। तो यह कैसे होगा? अनेक आलोचना प्रविधियां साहित्य शास्त्र में प्रचलित रही, अनेक तत्वों का अनुशीलन हुआ, लेकिन जब हम पंडितराज जगन्नाथ तक पहुंचते हैं तो क्या विशिष्ट है? पंडितराज जगन्नाथ के ग्रंथ में विशिष्ट है उनकी प्रतिपादन शैली। यदि हम पीछे देखते हैं उन ग्रंथों में क्या है, भरत आदि के ग्रंथ हैं, भामह आदि के ग्रंथ हैं, जो भी पूर्ववर्ती आचार्यों के ग्रंथ हैं, जो ध्वनिकार से पूर्ववर्ती जो आचार्य हुए हैं, प्रायः उन्होंने लक्षण उदाहरण पूर्वक ग्रंथ का निर्देश किया है कि उन्होंने तत्व का लक्षण दिया और उसका उदाहरण दिया। वहां पर आलोचना के रूप में चर्चाएं नहीं, वो केवल विषय प्रवर्तन कर रहे हैं लक्षण और उदाहरण के रूप में। प्रमुख रूप से ध्वन्यालोक से ही एक तरह से शास्त्रीय चिंतन काव्य शास्त्र में प्रारंभ होता है, जहां पर तर्क हैं, प्रतर्क हैं, और विषय का उपस्थापन तर्कणा आदि के माध्यम से हो रहा है, तर्क के माध्यम से हो रहा है कि ऐसा क्यों है, ध्वनि ही काव्य की आत्मा क्यों है, ये ध्वनि का ऐसा ही स्वरूप क्यों है,
ये जो परिचर्चा प्रारंभ हुई, लेकिन वह भी यदि हम देखते हैं तो तत्व विशेष के संबंध में हो रही है। ध्वनि तत्व के विशेष रूप से उस पर ही वो आश्रित है वो परिचर्चा। आगे ये परिचर्चा बढ़ी है, लेकिन वो ध्वनि के विरोध और ध्वनि के समर्थन के रूप में हुई। काव्य के अन्य तत्व वहां कुछ गौण होते जा रहे हैं, उन पर उतनी विशद परिचर्चा नहीं। जैसे वामन के 10 गुण या अर्थ गुण और 10 मिलाकर के जो 20 गुणों की उन्होंने चर्चा की, वो परिचर्चा जब मम्मट ने 3 गुणों में स्थापित कर दी, तो बाद में किसी ने उस पर ऐसी परिचर्चा करने का साहस नहीं किया है, या एक ऐसा उसमें कोई प्रयत्न नहीं किया है कि ऐसा ही क्यों हो गया, ये 10 गुण थे या 3 में उनका अंतर्भाव कैसे हो गया, या फिर वो 10 क्यों कहे जा रहे थे पीछे। लेकिन जैसा हम प्रथम आनंद में देखेंगे कि पंडितराज जगन्नाथ वहां गुणों की चर्चा करते हुए वहीं से उठाते हैं, वामन की उस परिचर्चा को जो पीछे छूट गई थी वहां से उठाते हैं और उन गुणों का स्वरूप स्थापित करते हैं। एक और उस शैली में वैशिष्ट्य है पंडितराज जगन्नाथ की, और यह शैली महाभाष्यकार में मिलती है कि विषय का उपस्थापन भी खंडन करते हुए और मंडन करते हुए किया जाता है। ऐसा कि जो पक्ष हमें स्थापित करना है उसका भी खंडन किया जाता है और खंडन करते हुए मंडन किया जाता है। यानी उसमें पहले दोषों की उद्भावना दिखाई जाती है कि उसमें संभावित दोष, संभावित आक्षेप क्या क्या हो सकते हैं। एक विषय लिया और जो मुझे कहना है, जो स्थापित करना है, उसमें भी मैं पहले ये दिखाता हूं कि इसमें संभावित क्या क्या शंकाएं हैं, फिर उन शंकाओं का निवारण करता हूं। फिर दूसरा पक्ष जो स्थापित होता है, दूसरा पक्ष जो प्रतिपक्ष होता है, उसे भी ऐसे ही उपस्थापित किया जाता है। उसमें भी पहले दोष दिखाए जाते हैं और उन दोषों का खंडन करते हुए या उनका मंडन करते हुए, स्थापित करते हुए, फिर दोनों पक्षों को पूरी तरह से तोल करके, जब एक तर्क की तुला पर तोल करके जो निकल करके आता है वह स्थापित किया जाता है सिद्धांत के रूप में। तो ये पंडितराज जगन्नाथ की विशेषता है। इसे में आप देखेंगे, यदि आगे हम आगे दिनों में देखेंगे कि ध्वनि का जो एक ध्वनि काव्य का उदाहरण देते हुए निःशेष च्युत चंदन स्तन तटम इत्यादि जो उदाहरण दिया जाता है, उसमें अप्पय दीक्षित ने चित्रमीमांसा में उसकी ध्वनि परक व्याख्या की। उन्होंने उसमें ये दिखाया कि यहाँ ध्वनि कैसे स्थापित होती है। पंडितराज जगन्नाथ भी वहां ध्वनि ही मानते हैं, लेकिन अप्पय दीक्षित की व्याख्या का खंडन करते हैं और खंडन करते हुए ध्वनि का ही मंडन करते हैं। प्रायः हम ये देखते हैं, ये मैं क्यों कह रहा हूं कि प्रायः खंडन जो किया जाता है वो विरोध में किया जाता है कि मैं किसी सिद्धांत को अपोज करता हूं तो उसका खंडन करता हूं, मैं किसी सिद्धांत से विरुद्ध किसी सिद्धांत को मानता हूं तो उसका खंडन करता हूं। लेकिन पंडितराज जगन्नाथ ध्वनि को ही स्थापित कर रहे हैं और खंडन करते हुए स्थापित कर रहे हैं। अप्पय दीक्षित की व्याख्या में दिखा रहे हैं कि आपकी व्याख्या से ध्वनि यहाँ सिद्ध नहीं होती है, इसकी व्याख्या ऐसे नहीं ऐसे की जाएगी तो ध्वनि यहाँ स्थापित होगी। वो हम विशेष चर्चा आगे देखेंगे। यह परंपरा साहित्य शास्त्र में नहीं मिलती, दर्शन शास्त्र में तो मिलती है। वहां पर लक्षण परिष्कार किया जाता है, जैसे हम व्याप्ति परिशुद्धि कहते हैं कि हम कोई लक्षण बनाते हैं तो उस लक्षण का भी हम परिष्कार करते हैं, उस लक्षण को भी हम स्थापित करते हैं, उसके एक एक शब्द को, उसमें अतिव्याप्ति और अव्याप्ति का निराकरण करते हैं। तो यह दर्शन आदि शास्त्रों में तो यह परंपरा रही है, लेकिन काव्य शास्त्रीय आलोचना में प्रायः ऐसा हुआ है कि हम पूर्व पक्ष का आचार्यों ने केवल निर्देश कर दिया, आचार्यों ने पूर्व पक्ष का प्रायः निर्देश कर दिया है। जैसे मम्मट यदि पीछे किसी आचार्य का खंडन कर रहे हैं, जैसे वो कुंतक का खंडन करते हैं, तो वो वक्रोक्ति का जब खंडन करने लगते हैं, या विश्वनाथ जब वक्रोक्ति का खंडन करते हैं, तो वो वक्रोक्ति को पहले पूर्व पक्ष के रूप में पूरी तरह स्थापित नहीं करते, बिना पूर्व पक्ष की समुचित स्थापना के खंडन करते हैं। तो यह जो परंपरा है यह आलोचना में स्वीकृत नहीं होती है। विशेष रूप से तार्किक जो आचार्य हैं, न्याय दर्शन जो तर्कणा का शास्त्र है, वहां यह पद्धति स्वीकृत नहीं है, और साहित्य शास्त्र में समालोचना की उस तार्किक सम्मत पद्धति का समावेश रसगंगाधर ने किया है। उन्होंने वहां पर पूर्व पक्ष को जब स्थापित किया है तो पूर्ण रूप में पूर्व पक्ष जैसा है उसको वैसा ही स्थापित किया। पहले उसे स्थापित किया है, फिर उसका खंडन किया, फिर उसमें दोष दिखाए। यह जो समस्या बीच बीच में प्रायः टिप्पणियों में दिख रही है कि ध्वनि कट रही है,
तो यह तो इस पटल का एक दोष है। वैसे तो ये वैसे ध्वनि जोरावर जी आपकी स्पष्ट आ रही है। हाँ, कहीं इंटरनेट की समस्या उनके स्तर पर रही होगी। जी जी। तो यह ऑनलाइन का थोड़ा सा दोष भी है कि हम उस तरह से नहीं पढ़ पाते हैं। इसीलिए कार्यशालाएं प्रायः ऑफलाइन माध्यम से की जाती हैं, क्योंकि जब तक आई कांटेक्ट जिसे हम कहते हैं, है ना, सम्मुखता नहीं होती है, जब तक आंख से आंख नहीं मिलती है, तब तक पता नहीं चलता है कि मैं विषय को रख पा रहा हूं या नहीं रख पा रहा हूं, मैं उस स्तर तक हूं या नहीं हूं, मैं कहाँ गलत जा रहा हूं या कहाँ मैं आपकी भाषा पर नहीं हूं। तो यह तो एक समस्या साथ में रहेगी ही रहेगी। इसका निराकरण करने का मैं जितना प्रयत्न कर पाऊंगा उतना प्रयास करूंगा। इसके लिए कि ये भी समाधान हो सकता है कि आप भी बीच में मुझे सूचित करते रहें कि आप समझ पा रहे हैं। तो मैं जिस अवदान की बात कर रहा था, 2 मिनट में बस विषय को आज के लिए समाप्त कर रहा हूं। कल से हम विधिवत रसगंगाधर को प्रारंभ करेंगे। काव्य शास्त्रीय परंपरा में उस आलोचना पद्धति को स्थापित करने का काम रसगंगाधरकार ने किया है। और यह जो ग्रंथ का नाम रखा है रसगंगाधर, इसको भी यदि हम देखें तो टीकाकारों ने जब इसकी व्याख्या की है तो कहा है रसहा एव आस्वाद्यत्वात् गंगा। आस्वाद्य होने के कारण रस ही गंगा है। और तस्याः रसगंगायाः धरः आधारः रसगंगाधरः। उस रसगंगा का आधार होने से, उसको धारण करने से इस ग्रंथ का नाम रसगंगाधर है। लेकिन वो धारण करना कैसे है? किसी वस्तु को धारण करना सामान्य रूप से आधार आधेय भाव से समझा जाता है। जैसे यह पुस्तक मेज पर रखी है तो आधार आधेय संबंध से हम समझते हैं कि मेज ने पुस्तक को धारण किया। लेकिन वह स्पष्ट करते हैं प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव। यह जो रसगंगाधर है इसका प्रतिपाद्य है रस या रसगंगा। आस्वाद्य होने के कारण से, आस्वादन योग्य होने के कारण से जो रस है उस वही गंगा है, अर्थात यह रस गंगा है। और इसका प्रतिपादन करने के कारण, इसका प्रतिपादन रूप में आधार बनने के कारण से इस ग्रंथ का नाम रस गंगाधर रखा गया है। तो प्रमुख रूप से रस का प्रतिपादन करना, रस ध्वनि का प्रतिपादन करना, यह इस ग्रंथ का उद्देश्य रहा है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति। नामकरण तो केवल प्रधानता को विवक्षित करने के लिए, प्रधानता को कहने के लिए होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि रस से इतर तत्वों की वहां चर्चा नहीं हुई है। पंडितराज जगन्नाथ ने प्रथम आनंद में ही काव्य के प्रयोजन क्या है और काव्य का लक्षण क्या है, काव्य का हेतु क्या है, इन पर बड़ी विस्तृत और तार्किक चर्चा की है, जिसको हम कल से देखना प्रारंभ करेंगे। और फिर आगे वो जाकर के काव्य के लक्षण करते हुए, उनके भेद करते हुए फिर रसों के स्वरूप पर आते हैं। उसमें फिर गुणों की चर्चा करते हैं और उस गुणों की चर्चा करते हुए फिर भाव पर जाते हैं और भाव ध्वनि की चर्चा करते हैं, भावों के लक्षणों की चर्चा करते हैं। और फिर जाकर के आगे वो संलक्ष्य क्रम और असंलक्ष्य क्रम ध्वनि की चर्चा करते हैं। और फिर बाद में देखो, ध्वनि सिद्धांत से उनका सामंजस्य है, ध्वनिवादी कहे जाते हैं। लेकिन जैसा ध्वनिकार ने ध्वनि सिद्धांत कह दिया है, पूर्ण रूप से वैसा ही मान लेना, अक्षरशः वैसा ही मान लेना पंडितराज जगन्नाथ को इष्ट नहीं है। इसीलिए ध्वनि के जो वर्ण ध्वनि आदि भेद हैं उनका पंडितराज जगन्नाथ जो है वो निराकरण भी करते हैं कि वर्ण ध्वनि आदि की विवक्षा नहीं है। वो सब हम आगे देखेंगे। तो केवल आज यहाँ मेरा जो उद्देश्य रहा एक संक्षिप्त समय में कि काव्य शास्त्रीय परंपरा में समालोचना का उद्देश्य क्या है और पंडितराज जगन्नाथ ने आलोचना की एक नवीन शैली या वास्तविक शैली का प्रतिपादन साहित्य शास्त्र किया। यदि यह ग्रंथ में उपलब्ध होता तो वास्तव में साहित्य शास्त्रीय चर्चा को एक नया आयाम मिलता। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कहिए कि यह ग्रंथ आज पूर्ण रूप में उपलब्ध नहीं है। केवल अलंकार विवेचन में भी कतिपय अलंकारों तक ही यह ग्रंथ प्राप्त होता है। तो फिर भी वहां तक भी साहित्य शास्त्र के विद्यार्थियों को एक नवीन दृष्टि यह ग्रंथ देता है कि आलोचना कैसे की जानी चाहिए, किसी भी विषय का प्रतिपादन कैसे किया जाना चाहिए। ये पंडितराज जगन्नाथ सिखाते हैं कि विषय को कैसे हम पूर्ण रूप में स्थापित कर सकते हैं, कैसे उसका स्थापन करें, कैसे उसका
विशदीकरण करें, कैसे उसका परिशोधन करें, ये पंडित राज जगन्नाथ सिखाते हैं। ये हम आगे कल से देखना प्रारंभ करेंगे। तो आज के इस पाठ को हम समाप्त करते हैं। अगर कोई इस संदर्भ में प्रश्न है, बहुत बहुत धन्यवाद जोरावर जी। मैं आज के कार्यशाला की समाप्ति की उद्घोषणा के लिए इसके उद्घोषक संचालक मृगांक मलासी जी को आमंत्रित करूं, उससे पूर्व मैसेज बॉक्स में आए कुछ टिप्पणियों के ऊपर कुछ निर्देश और कुछ कह सकता हूं कि उसके संदर्भ में सूचना देना चाहूंगा। सबसे पहले तो जैसा कि मृगांक जी ने भी बताया, जोरावर जी ने भी बताया, और आप स्वयं भी लिस्ट देख रहे होंगे कि यहाँ पर न केवल विद्यार्थी अपितु हमारे अग्रज गुरुजन, हमारे साथी प्राध्यापक मित्र, सभी हम सब जुड़े हुए हैं। और कार्यशाला में गुरुजनों ने अपने संदेश के माध्यम से यह निर्देशित किया कि हम सबको मिलकर के इस कार्यशाला को आगे बढ़ाना है। अर्थात जब कल से पढ़ाई प्रारंभ होगी तो हम सभी यदि अपने अपने पास रस गंगाधर की पुस्तक को रखें और उससे भी अधिक संभव हो तो आज या कल प्रातः काल में उस पर वर्कआउट करके पहले से ही आए, ताकि जब जोरावर जी के साथ पाठ्यक्रम एक तरीके से कह सकें, जैसा उन्होंने कहा कि वो परिचर्चा करेंगे, प्रशिक्षक नहीं है, लेकिन हमने उन्हें प्रशिक्षक के रूप में, गुरु के रूप में स्वीकार किया है। लेकिन फिर भी मेरा निवेदन है कि आप सब इस आभाषिक पटल पर कुछ प्रश्न हो ग्रुप में पहले से भी दे सकते हैं, ताकि जोरावर जी तक संदेश पहुंच जाए और उस विषय को अपने विषय स्थापना के साथ संयोजित कर सके। इसके अतिरिक्त एक अन्य निवेदन यह होगा, जब कल हम सभी जुड़ेंगे इस कार्यशाला में रस गंगाधर के ऊपर परिचर्चा करने के लिए, तो भले ही नाम रस गंगाधर है, लेकिन जब दर्शन, नव्य, न्याय सबका संपुट बनेगा तो बहुत ही गहन परिचर्चा होगी। इसलिए सबको तैयार होकर के कल से आना है और सज्ज होकर के हम इस कार्यशाला की सफलतापूर्वक समाप्ति करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। तो अब मैं अपने बंधु मृगांक जी से निवेदन करूंगा कि आज के कार्यशाला की समाप्ति की उद्घोषणा करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, ध्वनि आ रही है विश्वजीत जी? हाँ जी, बिल्कुल स्पष्ट ध्वनि आ रही है। मृगांक जी, आपकी ध्वनि आ रही है, आप अपने नहीं दिया। जी जी हमारे जी 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 हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय से आदरणीय करुणा मैम भी जुड़ी और उमाशंकर सर भी हमारे साथ जुड़े, और सबसे बड़ी बात हमारे साथ बनारस से आदरणीय द्विवेदी सर भी जुड़े थे। जी जी सदाशिव द्विवेदी सर और भी अन्य विद्वान साथ जुड़े हैं। और ये जो कार्यशाला रखी गई है, ये कार्यशाला पूर्व में तो एमए, स्नातकोत्तर और स्नातक को ध्यान में रख करके रखी गई थी, लेकिन इसमें हमारे गुरुजन जुड़े हैं, ये बहुत अच्छी बात। मृगांक जी, कुछ आवाज रुक रही है, संभवतः नेटवर्क की समस्या आ रही है मृगांक जी के। और प्रश्न आदरणीय गुरुवर बनारस से सदाशिव द्विवेदी जी ने हम सबको एक मार्गदर्शन के रूप में बतलाया है कि प्रश्न करने पर आपत्ति करने का जो नियम हमने नियमावली में निर्देश के रूप में हमने लिखा था, जो भेजा था ग्रुप में, ऐसा ठीक नहीं है। तो गुरुवर, हम आपके आदेश को स्वीकार करेंगे। हम लोग केवल, क्योंकि कई बार कुछ वैसे स्थितियां आ जाती हैं
जिसके कारण भी बाकी सभी लोग समझदार हैं, सभी लोग हमारे वरिष्ठ हैं। तो गुरुवर आपकी बातों आपने मैसेज किया है तो हम सब जी। उसका ध्यान रखेंगे। जी मृगांक जी। जी, तो ठीक है, इसी के साथ जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, चाहे वो एक बात रखना चाहूंगा। मैंने ये चैट बॉक्स में लिखा था, तो अक्षय दीक्षित का जो ध्वनि स्थापन का तरीका है वो उचित नहीं है। इस प्रसंग में लिखा था, ये किसी पे आक्षेप नहीं। नहीं, अनिल जी आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सदाशिव द्विवेदी जी ने जो गुरुवर हैं उन्होंने लिखा था, मैंने उनके लिए कहा। धन्यवाद जी। जी मृगांक जी, तो आज के कार्यक्रम को, आज की इस कार्यशाला को संपन्न किया जाए। हाँ, यही समाप्त करते हैं आशीर्वाद के साथ और विश्वास व्यक्त करते हैं। सभी गुरुजनों को प्रणाम। सभी गुरुजनों को प्रणाम। सभी अब लेफ्ट कर सकते हैं। कल 5 बजे पुनः मिलेंगे। कोशिश करें कि 5 मिनट पहले सभी लोग जुड़ गए। तो सभी का पुनः प्रणाम, गुरुजनों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, धन्यवाद जी। मृगांक जी बंद कर लीजिए कार्यशाला। हाँ जी, ये सारे लोग इससे लेफ्ट हो जाएं। हाँ, और कोई प्रश्न हो, निवेदन है, कोई वैसी शंका हो, कोई वैसा आपको संदेश देना हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप दे दीजिएगा, हम तक वो पहुंच जाएगा। मृगांक जी नहीं तो बंद नहीं कर दीजिए, मीटिंग को समाप्त हो जाएगा। हाँ मैं बंद। जी मृगांक जी। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, पूछना था। जी पूछिए। जी सर, अटेंडेंस का भी कुछ है। वैसे तो मैंने मैसेज में मतलब अपना नाम और अपना ईमेल आईडी लिख दिया। हाँ, आपका नाम आयुष जी शायद हुआ। आयुष जी बोल रहे हैं आप? जी। हाँ जी आयुष जी, वैसे आप सभी इस तकनीक के ज़माने में आप जान ही रहे हैं कि अटेंडेंस का डिटेल जो भी है, आप कब थे नहीं थे, वो हम सबके पास सुरक्षित है। तो अगर आप अटेंडेंस के दृष्टिकोण से जुड़ना चाहते हैं तो कार्यशाला आपके लिए लाभकारी नहीं होगा, ऐसा मेरा विनम्र निवेदन है। तो नहीं सर, वैसे मतलब नहीं, वैसे तो मतलब मैं शुरू से ही मैं जुड़ा था। हाँ जी। हाँ जी। तो आप जी कार्यशाला नहीं वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी प्रमाण पत्रों को जब हम प्रदान करेंगे तो उसमें इस चीज का ध्यान जरूर रखा जाएगा, क्योंकि अटेंडेंस भी एक हमारे पाठ्यक्रम का अनुशासन है, तो उससे भी हम लोग पालन करेंगे। लेकिन आप अपने जो अवधान रखें, पढ़ने के ऊपर ध्यान दें और उसी उद्देश्य से जुड़े। धन्यवाद जी। जी सर, ठीक है। लेफ्ट कर जाइए सभी लोग।